touch with the wet hands, the electrical appliances can shock you. आपको भी कभी बोला होगा पेरेंट्स ने, एल्डर्स ने, वेट हैंड से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, स्विच बोर्ड्स को, प्लग को यू ऑपरेट मत कीजिए. लेकिन अगर हमारे ड्राई हैंड्स है तो हम कर सकते हैं. यस, इफ वी आर यूजिंग आवर ड्राई हैंड देन वी विल नॉट गेट शॉक एट द मैक्सिमम. लेकिन अगर वेट हैंड्स का इस्तेमाल किया तो शॉक लग जाएगा. ऐसा मतलब अगर ड्राई है हैंड तब तो नहीं लगेगा शॉक, अगर वेट है तो शॉक लगेगा. इसके पीछे कारण सोचना पड़ेगा इसके बारे में. ओके, तो आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा. इलेक्ट्रिशियन जब काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन जब अपना ऑपरेशन का काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी, देन दे यूज व्हाट, दे यूज द डिवाइसेस विच आर हैविंग special protection like the screwdriver. It is having the handle which is protected by the plastic cover. Another device they are using, that is pliers. Pliers is also is having the cover on the handles of that. Now these handles, suppose these handles are not there protected, then what can happen? The electrician can get shock. उसकी बॉडी में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा. यस, लेकिन अगर उसने कवर लगा लिया है, ही इज यूजिंग द प्लायर्स विद द प्रोटेक्शन, देन और आइदर ही इज यूजिंग द प्रोटेक्शन ऑन द प्लायर्स ओनली, या फिर उसने ग्लव्स पहने, रबर ग्लव्स, देन इन बोथ द केसेस ही इज नॉट गेटिंग द शॉक. अगर लेकिन ऐसा हो, द सेम इलेक्ट्रिशियन इज यूजिंग द सेम डिवाइसेस इन द रेनी सीजन. आपने रेनी सीजन में किसी इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का काम करते देखा है? इवन अगर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम होती है इन द रेनी सीजन एंड यू कॉल द इलेक्ट्रिशियन, दे डोंट कम, दे रिफ्यूज, बिकॉज दे से दैट आफ्टर द रेनफॉल, आफ्टर इट विल, जब ये रेन चली जाएगी, then only we will come and then we will operate, then we will rectify the problem whatever that is. लेकिन तब वो काम नहीं करते. मतलब बारिश ने ऐसा कुछ कर दिया है, पानी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. हमें गीले हाथों से टच करने के लिए मना किया जाता है. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को उसी तरह से इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग करते वक्त इलेक्ट्रिशियन ध्यान रखता है कि इन द रेनी सीजन हाथ गीले हो जाएंगे डेफिनेटली बारिश के पानी के अंदर, तो वो उसका यूज नहीं करता है, उस वक्त काम नहीं करता है. तो इन क्लास 6th and 7th वी हैव टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. हमने बात की इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद में कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. वो रास्ता जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. देन इन क्लास 7th वी टॉक्ड अबाउट दैट देयर आर सम मटेरियल्स which allow electric current to pass through them. जैसे कि हम बात करें कि अगर हमने गीले हाथों से, या अगर हमारे हाथ सपोज गीले नहीं है, सूखे ही हैं, बट वी हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी नेकेड वायर. अगर किसी नेकेड वायर के कॉन्टेक्ट में अगर हम आ गए जिसके ऊपर की प्लास्टिक की कवरिंग हट गई है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? वी कैन गेट द शॉक. ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है, तो हमारी बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने के लिए परमिशन देती है, इट अलाउज. बट हमने बात की दैट द इलेक्ट्रिशियन इज हैविंग द प्लायर्स विद द प्रोटेक्शन ऑन इट्स हैंडल्स. तो प्रोटेक्शन किसका है? रबर ग्लव्स का, प्लास्टिक का. तो दैट रबर ग्लव्स, दैट प्लास्टिक इज द प्रोटेक्टिव कवर, दैट इज द इंसुलेटर कवर. वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता, वो मना कर देता कि आप मेरे अंदर से नहीं जा सकते. लेकिन हमारी बॉडी अलाउ कर देती है. तो दो तरह के मटेरियल्स हो गए. पहले वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, उनको तो बोलते हैं क्या? यू नो इन द क्लास 7th यू हैव टॉक्ड अबाउट दैट ऑलरेडी. दोज आर नोन एज कंडक्टर्स, जैसे कि हम. लेकिन जो अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करते, फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करते, यू कांट, जो अपने अंदर से नहीं जाने देते, दोज आर नोन एज इंसुलेटर्स. ये हमने 7th क्लास में बात कर ली है. प्रोटेक्शन होने के बाद भी इलेक्ट्रिशियन बारिश के पानी में, बारिश के मौसम में रिपेयरिंग का काम नहीं करते. आपके एल्डर्स ने आपको बोला गीले हाथों से टच नहीं करना बोर्ड्स को. डोंट टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद द वेट हैंड्स. इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब पानी यहाँ पे कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण हम कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो यस, इसका मतलब ये हुआ कि वही चीज जो इलेक्ट्रिशियन नॉर्मल सीजन में इस्तेमाल कर रहा है, जब बारिश नहीं हो रही है तब तो वो काम कर लेता है, लेकिन बारिश में वो प्रोटेक्टेड डिवाइसेस का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, प्रोटेक्टेड इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। जो प्लायर्स है वो प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर इंसुलेटर कवर है, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा। आपने कभी सुना हो कि जब किसी बंदे को अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, somebody has got the electric current, तो उस वक्त अगर वो कोई वायर के कांटेक्ट में है, अगर आपने उसको कांटेक्ट में आने के आए और आपने उसको हटाने की कोशिश की तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो आपको बोला जाता है दैट यूज ए ड्राई वुड लॉग, सूखा कोई लकड़ी का डंडा हो, ड्राई वुड लॉग, यू यूज दैट एंड यू हिट दैट पार्ट ऑफ द वायर एंड इट विल गेट सेपरेटेड एंड यू विल ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो सूखा है लकड़ी का डंडा। बट इफ यू आर यूजिंग ए वेट लॉग ऑफ वुड, वो लकड़ी का जो डंडा मिला वेट है, दैट इज वेट, गीला है, तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। मतलब क्या, वो सूखा डंडा इलेक्ट्रिक करंट का क्या था? इंसुलेटर। लेकिन जब वो गीला हो गया, द वेट लॉग ऑफ वुड, तब वो क्या हो गया? वो कंडक्टर हो गया। ओके, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो प्लास्टिक का कवर लगा हुआ प्लायर या स्क्रू ड्राइवर जब इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करता है नॉर्मल वेदर में विदाउट एनी वाटर कंडीशन, देन इट इज ओके, तब तो वो इंसुलेटर है। लेकिन द सेम थिंग व्हेन इट इज गेटिंग यूज्ड इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में पानी के साथ में अगर इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब एट दैट टाइम इट कैन गेट शॉक, तब वो क्या बन गया? कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमने मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में किया था क्लास 7 तक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, वो क्लासिफिकेशन में कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है। वो कुछ गड़बड़ मतलब ये है कि जो इंसुलेटर है प्लास्टिक, वो रबर, वो भी इंसुलेटर है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। वो जो इंसुलेटर्स हैं वो भी कुछ सिचुएशंस में अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने दे रहे हैं, और यही तो हमें बात करनी है। ओके, तो किसके कारण हो रहा है? हमने इसमें अभी जो डिस्कशन किया उसमें हम बात की पानी के कारण। तो पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो कंडक्टर, जो इंसुलेटर मटेरियल था, वो भी कंडक्टर बन गया है किसी खास कंडीशन में। ओके, तो इसका मतलब ये कि कोई भी इंसुलेटर डेफिनेटली इंसुलेटर नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशंस में वो भी क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब सभी मटेरियल्स कंडक्टर हो सकते हैं किसी न किसी सिचुएशन में। ओके, इसलिए जो कंडक्टर और इंसुलेटर का जो क्लासिफिकेशन था, उसके बजाय हम क्या बात करते हैं? गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब वो जो करंट को फ्लो अपने अंदर से होने देते हैं, और पुअर कंडक्टर जो नहीं होने देते, लेकिन कुछ खास कंडीशंस में वो भी अपने अंदर से होने देते हैं। जैसे कि सूखी लकड़ी, वो सूखी लकड़ी है तब तक वो क्या है? पुअर कंडक्टर, लेकिन अगर वो गीली हो गई तब क्या बन गई? वो गुड कंडक्टर। वाओ, तो ये पानी ने ऐसा क्या कर दिया? सो दिस वाटर इज ए लिक्विड, वी नो। तो ये पानी एक लिक्विड है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लिक्विड मटेरियल्स होते हैं। तो लिक्विड्स के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तब उसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है? इसके बारे में हमें बात करनी है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की 7th में, तो हमने उसके अंदर ये बात की कि इलेक्ट्रिक करंट का जो वर्ड है वो बना है किससे? इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये तो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज होता है। वो जो चार्ज वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, जब उनको स्पेस मिलता है, तब हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो जो गुड कंडक्टर्स हैं उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और जो पुअर कंडक्टर्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने का चांस नहीं मिल रहा, वो उनके अंदर फ्री नहीं है, वो फिक्स हो गए हैं। और मूविंग किस में है? वो जो कि गुड कंडक्टर्स है उनके अंदर। तो ये वाली जो कंडीशन है, जो लिक्विड के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो इसके बारे में वी विल टॉक इन दिस चैप्टर। लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, कैसे करते हैं?
इसके बारे में बात करने के लिए वी हैव टू कंडक्ट वन एक्टिविटी, हमें एक्टिविटी करनी है एंड दिस एक्टिविटी यू कैन डू एट योर होम्स डेफिनेटली। अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में आप एक्टिविटी कर सकते हैं। कैसे? देखिए एक्टिविटी मेक इट टेस्टर। सबसे पहले आपको एक टेस्टर बनाना है और ये टेस्टर बनाने के काम वी हैव टॉक्ड इन क्लास 7th अबाउट दैट। टेस्टर कैसे बनाएंगे उसके बारे में क्लास 7 में बात की हमने। इसके लिए होल्डर बनाने की बात की क्लास 7th में। कनेक्टिंग वायर चाहिए और एक छोटा सा बल्ब चाहिए, टॉर्च वाला बल्ब या फिर भी छोटा बल्ब अगर आपके पास है, और आपका सेल या बैटरी। ठीक है, तो इनसे आप एक टेस्टर बना सकते हैं। आपको क्या मिलेंगे? दो उसके फ्री एंड्स मिल जाएंगे लास्ट में, जिनसे कि आपको टेस्ट करना है अलग अलग मटेरियल्स को। तो कनेक्ट इट्स टू एंड्स, दोनों एंड्स को सपोज आपने जोड़ दिया है, आपने सर्किट बना लिया, टेस्टर बना लिया और आपने दोनों एंड्स को जो फ्री एंड्स है उनको जोड़ दिया, तो क्या होगा? द कनेक्टेड बल्ब इन दिस सर्किट, एक सर्किट बन गया है, इसमें जो कनेक्टेड बल्ब है वो ग्लो करता है, द बल्ब ग्लोज। इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट में से क्या बहने लगी है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू हो गया, मतलब चार्ज बहना शुरू हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू हो गए हैं, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। बट इफ नॉट, अगर वो ग्लो नहीं करता है बल्ब, तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने देखा कि आपने स्विच ऑन कर दिया है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है टेस्टर में, तो इसके कारण 3 कनेक्शंस आर लूज। या तो कहीं ना कहीं आपने कनेक्शन उसमें लूज किया है, वायर कनेक्टेड नहीं है। तो जब वायर कनेक्टेड नहीं, इसका मतलब सर्किट कहीं पर ओपन रह गया है, कंप्लीट नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ। जब क्लोज नहीं हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, दैट विल नॉट पास थ्रू दैट। सेकेंड, बल्ब इज फ्यूज्ड। आपने जो बल्ब यूज किया हो सकता है वो फ्यूज हो गया हो, उसके अंदर आपने देखा नाइक्रोम का पतला सा छोटा सा वायर होता है, दैट वायर हैज बीन ब्रोकन, और उसके कारण भी इलेक्ट्रिक करंट को आगे जाने में प्रॉब्लम, आगे बीच में स्पेस आ गया इसलिए। एंड लास्ट वन, सेल और बैटरी जो आपने इसमें सर्किट में कंज्यूम करने लगाई है इसमें, दैट सेल और बैटरी इज यूज्ड अप, या तो वो खत्म हो गई है, एग्जॉस्टेड हो गई है, मतलब उसके अंदर जो चार्ज था वो काफ़ी कम हो गया या खत्म हो गया। तो खत्म हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स तो क्या है? ये सेल या बैटरी थे, और ये हो गया एग्जॉस्टेड, यूज्ड अप। इसका मतलब अब पावर मिलेगी कहाँ से? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी कहाँ से? चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया है। इसका मतलब ये तीनों में से कोई ना कोई एक इश्यू है। अगर हमने बल्ब को देखा नहीं ग्लो कर रहा है तो उनको ठीक कर लेंगे हम। अगर कनेक्शन लूज है देखेंगे, अब इफ कनेक्शंस नाउ अगर हम टाइट कर लिए हैं, नाउ द बल्ब विल ग्लो। फिर भी अगर बल्ब नहीं ग्लो कर, इसका मतलब बल्ब खुद ही फ्यूज है, तो नया बल्ब लगा लिया हम इसकी जगह पर। जैसे सेल और बैटरी को चेक किया, अगर वो एक दूसरे नई बैटरी से उसको रिप्लेस कर दिया, तो अब हमारा टेस्टर रेडी। अब क्या करना है? यूज सम बॉटल कैप्स। आपके घरों में पैक्ड बॉटल्स डेफिनेटली यूज की जाती हैं, पानी की बॉटल्स जो आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं पानी पीने के लिए, तो वो बॉटल्स के ढक्कन, यू कैन दैट कैप्स, लिड भी बोलते हैं इसको, दोज लिड्स और कैप्स यू कैन यूज फॉर दिस एक्टिविटी। तो आपके पास सबके पास अवेलेबल है वो। टू पुट डिफरेंट लिक्विड्स इन ईच, हर एक में आपको डिफरेंट लिक्विड रखना है। किसी में आपने वाटर रख लिया, किसी में आपने डिस्टिल वाटर रख लिया, किसी में आपने लेमन जूस रख लिया। तो डिफरेंट लिक्विड्स आप अलग अलग लिड्स में रखेंगे, उन कैप्स में रखेंगे। डिप द 2 फ्री एंड्स, जो 2 फ्री एंड्स जो हमने टेस्टर के प्राप्त हुए हमारे, उन दोनों फ्री एंड्स को क्या करना है? इन ईच कैप, दोनों फ्री एंड्स को एक कैप के लिए, एक कैप को लिया पहले, उसमें जो लिक्विड था उसके अंदर दोनों एंड्स को डिप किया, एंड सी इफ द बल्ब ग्लोज और नॉट। तो देखना है बल्ब को, ऑब्जर्व करना बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जैसे अगर नॉर्मल वाटर लिया तो बल्ब ग्लो करता है, गुड। नॉर्मल वाटर जो पीने का पानी हमारा, नल का पानी, टैप वाटर। इन डिस्टिल वाटर जो बैटरीज में डाला जाता है, दैट डिस्टिल वाटर, इन्वर्टर की बैटरी में, कार की बैटरी में, दैट डिस्टिल वाटर, तो ये वो डिस्टिल वाटर में अगर हम चेक करेंगे तो डज नॉट ग्लो, उसमें बल्ब ग्लो नहीं करा। तो पहले हमने इसको कनेक्ट किया था, उसके बाद में हमने नॉर्मल वाटर में चेक किया तो ग्लो करता है, डिस्टिल वाटर में चेक किया नहीं ग्लो करता है, और अब हमने चेक किया लेमन जूस में, एक कैप में हमने लेमन जूस लिया है और उसको चेक किया तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अरे ये तो गड़बड़ होगी, बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? तो हमने एक बार फिर से चेक किया कि हमारा कहीं कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। अब हमने देखा नॉर्मल वाटर को फिर से एक बार, अगेन इन नॉर्मल वाटर में फिर से चेक किया,
तो क्या हुआ, डज नॉट ग्लो। अब पहले तो हमने देखा कि ग्लो कर रहा है, अब नॉर्मल वाटर में भी ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो बल्ब खराब हो गया क्या, तो बल्ब को रिप्लेस करके देख लीजिए, नहीं, बल्ब फिर भी ग्लो नहीं कर रहा है। कनेक्शन चेक कर लिया हमने, और तीसरी बात थी बैटरी भी चेक कर ली हमने। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, ये तो चौथी समस्या आ गई। हमने 3 रीजंस के बारे में बात की थी, नाउ दिस इज द 4th प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज दैट। तो इस प्रॉब्लम के पीछे हमने देखा कि देखो पहले नॉर्मल वाटर में कंडक्शन हो रहा था, लेकिन अब नॉर्मल वाटर में भी नहीं हो रहा, लेमन जूस में भी नहीं हो रहा, जबकि लेमन जूस में होता है, हम बात करेंगे बाद में आप इसके बारे में। तो रीजन हो सकता है आपके पास जो है वो ग्लो करे। हमने तो बात की कि पहले हमने काफ़ी देर पे कनेक्ट करके रखा था, उसके बाद में फिर हमने इसमें चेक किया, इसमें चेक किया, तब तक उसमें काफ़ी सारा जो बैटरी थी, छोटी बैटरी ली होगी 1.5 वोल्ट की सपोज, तो वो यूज़ हो गई। अब उसमें करंट काफ़ी कम बचा है, तो यही कारण है, रीज़न द करंट नाउ फ्रॉम सेल इज वीक। अब उस सेल में जो करंट बचा है वो काफ़ी वीक है, और इसलिए वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो करंट तो फ्लो हो रही है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, तो बल्ब हमें ग्लो करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मतलब सर्किट कंप्लीट है, सारे कंपोनेंट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लेकिन बल्ब फिर भी ग्लो नहीं कर रहा। तो हमें तो डाउट हो जाएगा कि ये तो यार क्या है, इंसुलेटर है, मतलब पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर तो क्लास 7 में छोड़ चुके आप, तो ये पुअर कंडक्टर है, जबकि ये पुअर कंडक्टर नहीं है। डिस्टिल वाटर डेफिनेटली पुअर कंडक्टर है, लेकिन ये दोनों के दोनों गुड कंडक्टर हैं। तो ये कैसे करें, अब क्या करें, सोल्यूशन क्या करें, हमारे पास सेल तो वही है, तो अब हम क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। करंट तो है, लेकिन वो बहुत वीक है, तो उसका पता लगाने के लिए 2 तरीके हैं कि सर्किट में पता कैसे लगे करंट फ्लो हो रही है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका, यूज ऑफ एलईडी। एलईडी, आपने बहुत सारी एलईडी देखी होंगी वैसे आपके आसपास। इसका फुल फॉर्म देखिए, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिट करने वाली, अपने अंदर से लाइट निकालने वाली डायोड। डायोड जो वर्ड है उसमें डी आई है, डाई का मतलब होता है 2, तो 2 उसमें वायर्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है डायोड। 2 लीड्स होती हैं, वायर्स, 2 लीड्स और वायर्स, सो द नेम इज डायोड। एंड क्योंकि लाइट निकलती है उससे, इसलिए लाइट एमिटिंग डायोड। आपने डिफरेंट कलर्स की एलईडीज देखी होंगी, आपने अपने घरों में या किसी फेस्टिवल में आपने डेकोरेशन किया होगा अपने घर का, या आपने किसी डेकोरेटेड बिल्डिंग को देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो एलईडीज कितने डिफरेंट कलर की होती है ना, तो एलईडी की बात करें तो उसमें एक्चुअली एक एलईडी में 2 लीड्स होती हैं। वन मिस्टेक इज LEA, लीड्स, 2 लीड्स, 2 वायर्स। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड में 2 लीड्स होती है एक एलईडी में, तो 2 वायर्स होते हैं, उनमें एक होता है लॉन्गर, एक होता है ज़्यादा लंबा, दूसरा होता है शॉर्टर, लंबे वाले छोटा, शॉर्टर। तो खास बात ये है कि इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ते हैं तो जोड़ने का इसका तरीका देखिए, थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो लॉन्गर जो इसका लीड है, या हम बात करें इसका वायर है, उस वायर को हमेशा कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, ओके। एंड जो शॉर्टर वायर है दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस इज द ट्रेडिशन टू कनेक्ट द बैटरी व्हेन वी आर यूजिंग द LEDs, ओके। नाउ LEDs क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दीज ग्लो इवन इन वेरी वीक करंट। तो बहुत वीक है करंट, तो भी हम चेक कर सकते हैं करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जल जाती है वीक करंट भी। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्लास 7 में हमने बात की इसके बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमने इसमें बात की थी कि जब करंट फ्लो होता है किसी वायर से, और कॉइल ऑफ वायर की बनी हुई कॉइल या एक वायर, तो जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो वायर या वो कॉइल ऑफ वायर वो बिहेव करती है जस्ट लाइक ए मैग्नेट। वाओ, वो मैग्नेट बन जाती है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज, ये इफेक्ट जो आया उसमें वायर में या वायर की कॉइल में, इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि मैग्नेट बन रही है। अच्छा, ऐसी मैग्नेट को क्या बोलते हैं, डू यू नो द नेम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट कब तक रहेगी, जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हुआ, उसका मैग्नेटिज्म खत्म, इसलिए उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो दिस इफेक्ट we have talked this effect in class 7th. Now we are using that effect for the weak current detection. अगर करंट वीक है तो उसका पता लगाने के लिए इस
इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? एक एक्टिविटी के थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर इट बिकम्स ए मैग्नेट। ये तो इफेक्ट की डेफिनेशन हो गई जो हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं आपके रिवीजन के लिए। नाउ एक्टिविटी क्या है? टेक द एम्प्टी ट्रे, एम्प्टी मतलब खाली, ट्रे ऑफ ए मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में ट्रे होती है ना, उसमें मैच स्टिक्स रखी होती है, तो वो ट्रे खाली चाहिए हमें। जो ऐसी मैच बॉक्स लेंगे जो कि डिस्कार्डेड है, खत्म हो चुकी है, इसमें मैच स्टिक्स नहीं है, तो उसकी ट्रे का इस्तेमाल करेंगे, खाली ट्रे, उसका कवर नहीं करेंगे इस्तेमाल। पुट ए मैग्नेटिक नीडल इन इट, उसमें हम रखेंगे एक छोटा सा मैग्नेट नीडल या कंपास। कंपास जिसमें एक हमने बात की छोटा सा मैग्नेट होता है उसके अंदर जो कि मूव करता है। क्लास 6 में हमने इसके बारे में बात की थी। तो वो मैग्नेटिक नीडल या कंपास लेना है, उसके अंदर ट्रे में रख लेना। नाउ मेक ए कॉइल ऑफ वायर अराउंड द ट्रे। अब जिस ट्रे में कंपास रख दिया उसके चारों तरफ वी हैव टू मेक ए कॉइल ऑफ वायर। जो कनेक्टिंग वायर सर्किट में हम लेंगे उस वायर से एक कॉइल बना दी है उस कंपास के चारों तरफ, उस ट्रे के चारों तरफ। नाउ कनेक्ट ए बैटरी, अब एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है वायर्स को। नाउ जॉइन द टू फ्री एंड्स। अब जो सर्किट है, जो टेस्टर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उसके दो फ्री एंड्स हैं। अब दोनों इन फ्री एंड्स को हमने ज्वाइन कर दिया फॉर सम मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स के लिए ही जोड़ा। कुछ मोमेंट्स के लिए क्यों जोड़ा? अगर हम ज्यादा समय के लिए जोड़ेंगे तो जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं इट विल बी एग्जॉस्टेड, वो खर्च हो जाएगी, यूज्ड अप हो जाएगी और हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए कुछ मोमेंट्स के लिए जोड़ना, क्योंकि हमें पता लग जाएगा उस मोमेंट्स में उसका काम क्या हम कर इस्तेमाल किसके लिए करने वाले हैं, टू डिटेक्ट द चार्ज, टू डिटेक्ट द करंट। तो तुरंत वो तो सेकेंड से पता लग जाएगा। कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हमने देखिए खास बात है कि हमने बल्ब का इस्तेमाल नहीं किया, बल्ब एलईडी का इस्तेमाल नहीं किया। बल्ब, इसमें ग्लो करने वाली कोई चीज नहीं है सर्किट में, इसमें मूव करेगी कोई चीज, वो क्या है? वो नीडल है। कौन सी? मैग्नेटिक नीडल। जो कंपास के अंदर है ना, वो मैग्नेटिक नीडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्शन शोज डिफ्लेक्शन मतलब अपनी जगह से दूर चले जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना। जैसे कि क्रिकेट में बॉल आती है, उस बॉल को डिफ्लेक्ट किया जाता है, उस जगह से उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज देते हैं, उसको भी डिफ्लेक्ट करना बोलते हैं। ओके, हॉकी में भी डिफ्लेक्टर होता है, बॉल को स्टिक से डिफ्लेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है? वो जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आया जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है इस सर्किट में। तो वीक करंट को भी ये मैग्नेटिक नीडल डिटेक्ट कर लेती है। इसी सेकंड टेस्टर का इस्तेमाल करके, यूज करके, जिसमें मैग्नेटिक नीडल का और कंपास का यूज किया गया है। नाउ यू हैव टू चेक ऑन योर ओन फॉर द डिफरेंट सॉल्यूशंस अबाउट देयर कंडक्टिविटी। सो हियर द टेबल 14.1, आपको इसको कंप्लीट करना है। इसमें क्या देखा? गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर लिक्विड्स हैं उनके बारे में है। तो हमने जो बनाया था पहले ढक्कन वाली एक्टिविटी ना, वही वाली एक्टिविटी है। इसमें डिफरेंट लिक्विड्स के बारे में चेक करेंगे और हमें एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो, या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक नीडल का, कंपास का। ओके, रिजल्ट सेम ही आएंगे क्योंकि दोनों ही वीक करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सीरियल नंबर 1 में जो मटेरियल है दैट इज लेमन जूस, हमने पहले बात भी की थी। तो इसमें कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट। अगर एलईडी होगा तो ग्लो करेगा, या फिर क्योंकि कंपास नीडल का इस्तेमाल किया जा रहा है सो द डिफ्लेक्शन विल बी देयर। यस, और डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये है दैट इट इज ए गुड कंडक्टर। तो लास्ट वाले कॉलम में आएगा गुड कंडक्टर। इसी तरह से आपको डिफरेंट लिक्विड्स को, सॉल्यूशंस को चेक करना है और फिर ये टेबल कंप्लीट करनी है, टेबल 14.1। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के टेस्टर के बारे में बात की कि टेस्टर से चेक करते हैं हम कंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हमने दो फ्री एंड्स लिए एक टेस्टर के, उनको वाटर में डिप किया, लेकिन उसके पहले जब दो फ्री एंड्स हैं उनको हमने किसी लिक्विड में डिप नहीं किया है, दोज आर इन आवर हैंड, दे आर फ्री, दे आर नॉट कनेक्टेड, देयर इज ए गैप बिटवीन दीज टू फ्री एंड्स। तब उन दोनों के बीच में क्या है? कोई लिक्विड है ना, तो कुछ और है। यस, व्हाट इज दैट? दैट इज एयर। इन दोनों फ्री एंड्स के बीच में, सर्किट में दोनों एंड्स के बीच में क्या है? एयर है। और एयर है लेकिन एयर के थ्रू चार्ज जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एयर इज ए व्हाट? इंसुलेटर। और क्लास 8 के हिसाब से हम क्या बोलेंगे? दैट इज ए पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर क्यों? इसका मतलब ये भी कभी कंडक्टर हो जाती है क्या? पुअर कंडक्टर तभी बोलते हैं किसी और मटेरियल को कि जब वो किसी खास सिचुएशन में वो कंडक्शन करने लगे। और इन द बिगिनिंग वी हैव टॉक्ड दैट
every material is a conductor in certain situation, in certain conditions. तो कोई भी मटेरियल इंसुलेटर नहीं है, किसी न किसी कंडीशन में वो कंडक्शन करता है। ओके, कंडीशन चेंज होने पर। तो एयर भी अगर कंडक्शन करेगी तो क्या होगा, वाओ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है और आप यहाँ पर हैं, उसमें चार्ज डेफिनेटली है, पावर सप्लाई कंटिन्यू है अपने घर में, और हम यहाँ पर हैं, स्विच ऑन वहाँ हुआ और करंट हमें लग गया। ऐसा अगर एयर कंडक्टर होती तो ऐसा होता ना, लेकिन नहीं है। तो फिर तो कब होती कंडक्टर? यू हैव हर्ड द थंडरिंग ऑफ द साउंड्स एंड देयर इज लाइटनिंग एज वेल। बादलों का गरजना और वहाँ पे बिजली का कड़कना। तो वो बिजली का कड़कना है तो वो क्या होता है वहाँ पर? तो वो होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। वहाँ पर भी चार्जेस का ट्रांसफर होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहाँ पर भी होता है। वाह, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर भी एयर है, तो वहाँ फ्लो कैसे हो गया? सिचुएशन स्पेशल क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए। तो इसलिए वहाँ पर एयर कुछ मोमेंट्स के लिए क्या बन जाती है? गुड कंडक्टर। इसका मतलब कोई भी मटेरियल को हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बजाय कौन सी कैटेगरी में बांटते हैं? गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। अच्छा, हमने जो टेबल थी उसमें बात की डिफरेंट लिक्विड्स के बारे में। तो अगर हम डिस्टिल्ड वाटर के बारे में बात करें, डिस्टिल्ड वाटर अगर लिया, जैसे हमने इसके पहले वाली एक्टिविटी में बात की थी डिस्टिल्ड वाटर के बारे में, तो डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं होता है, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज ए पुअर कंडक्टर। ओके, अगर इसी डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा सोल्ट मिला दिया जाए और उसके बाद में चेक किया जाए तो क्या है पता क्या होगा? तब वो कंडक्शन करने लग जाएगा। वाह, इसका मतलब सोल्ट डालने से वो कंडक्टिंग बन गया है, इसके पहले वो कंडक्टिंग नहीं था। तो इसका मतलब सोल्ट के कारण वाटर को क्या बना दिया जाता है? कंडक्टिंग। ओके, तो हमारा जो पानी होता है, पीने का पानी, वो सब में सोल्ट होता है, नेचुरली सोल्ट मिक्स होता है उसके अंदर। टैप का पानी, आरओ का पानी, उसमें भी सोल्ट होता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होता, जो कि बैटरी में इस्तेमाल होता है। तो हमारे वाटर में सोल्ट हमेशा है, इसका मतलब वो कैसा है? कंडक्टिंग है। तो हमारे अंदर कौन सा पानी है? कंडक्टिंग वाला नॉर्मल पानी, इसलिए हम कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं। इसलिए हमें वेट हैंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को छूना नहीं चाहिए। हमने इसके बारे में शुरुआत में बात की थी। कौन कौन से लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से होकर जाने देते हैं, इसके बारे में एक एक्टिविटी करनी है। ओके, सो द एक्टिविटी, विच लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन से अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं। सो रिक्वायर्ड मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? प्लास्टिक कैप्स चाहिए अपने को, जैसे एक्टिविटी पहले की थी हमने। डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, सैंपल चाहिए किसके? एसिड, बेस, सॉल्ट एंड शुगर, इनके सैंपल चाहिए। कोई भी एसिड हो सकता है, खासतौर से ये एसिड और बेस जो होंगे ना, वो होंगे इस तरह के, जैसे कि लेमन जूस, जैसे कि वॉशिंग सोडा। तो दीज आर द एसिड्स एंड बेसिस विच वी कैन हैंडल प्रॉपरली। लेकिन जो एसिड्स, अगर आपने सोचे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूँ मैं, तो दैट इज डेफिनेटली wrong, because at your homes also definitely you can't purchase that one, because the person, the chemist, it will not allow you. But maybe if he has allowed, he has sold you on the purpose of the selling, बेचने के हिसाब से उसने बेच दिया आपको, but it may be very dangerous for you to handle it properly, because you are now a kid. In higher classes you will be more smarter, more keen and more intelligent, but right now, as of now, you can't use that one. So in the case of acid के केस में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? लेमन जूस। बेस के केस में आप इस्तेमाल क्या करेंगे? सोप्स, डिटर्जेंट, सोप एटसेट्रा। सॉल्ट आपके घर में रहता ही है, एंड शुगर भी होती है, एंड टेस्टर आपने जो बनाया है। सो दीज मटेरियल वी हैव टू टेक। नाउ मेथड क्या है, कैसे करें हम एक्टिविटी? टेक 4 प्लास्टिक कैप्स, 4 लिए हमने, 4 सैंपल लिए, एसिड, बेस, सॉल्ट एंड शुगर के। तो 4 हमने कैप्स लिए प्लास्टिक की, और डिस्टिल्ड वाटर इन ऑल ऑफ देम, चारों में हमने क्या डाल दिया? डिस्टिल्ड वाटर, जो कि क्या होता है? पुअर कंडक्टर। उसके अंदर क्या, किसकी कमी होती है? सॉल्ट्स की। एड फ्यू ड्रॉप्स और पिंच ऑफ, क्योंकि हो सकता है इनमें से एसिड, बेस, सॉल्ट एंड शुगर में कुछ पाउडर के फॉर्म में और कुछ लिक्विड्स के फॉर्म में, इसलिए या अगर वो लिक्विड के फॉर्म में है तो फ्यू ड्रॉप्स लेनी है, और ड्राई पाउडर के फॉर्म में तो पिंच ऑफ, थोड़ा सा चुटकी भर लेना द मटेरियल्स, ये मटेरियल्स को, एसिड, बेस, सॉल्ट एंड शुगर को, इन ईच कैप एंड डिजोल्व, अलग अलग कैप में डालना है और उसको फिर डिजोल्व कर लेना है। नाउ चेक विच लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब टेस्टर का इस्तेमाल करके, हमने टेस्टर की बात की शुरुआत में, तो टेस्टर का यूज करके वी विल चेक विच वन इज अलाउइंग
and which others are not allowing. So observation is this: solutions of acids, bases and salts allowed current. एसिड बेस और सॉल्ट की जो सॉल्यूशन है उन्होंने अलाउ किया है, सॉल्यूशंस ने। ऐसा नहीं जैसे सॉल्ट आपने कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किया, ड्राई पाउडर के फॉर्म में है, तो वो नहीं, जब उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तब। तो मोस्टली सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स कंडक्ट करेंट। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ये खास इंपॉर्टेंट चीज है। शुगर सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट करेंट, लेकिन शुगर सॉल्यूशन ये कंडक्शन का काम नहीं करती है। तो हमने इसमें बात की कि सॉल्यूशंस अलग अलग के, एसिड्स के, बेसिस के एंड सॉल्ट्स के, तीनों के ही जो सॉल्यूशन होते हैं दोज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। तो जबकि हमने बात की कि बाकी शुगर नहीं है और दूसरे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कंडक्टिंग नहीं होते हैं। आपने जो टेबल बनाई उसके लिए आपने एक्टिविटी की थी, उसमें भी आपने देखा होगा डिफरेंट सॉल्यूशंस आइदर आर कंडक्टिंग और आर नॉट कंडक्टिंग और पुअर कंडक्टर। हमने बात की कि ज़्यादातर एसिड बेस और सॉल्ट के सॉल्यूशन ही काम करते थे। ऐसा उनमें क्या होता है एसिड बेस और सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर जो कि इसमें नहीं होता, शुगर सॉल्यूशन में, तो उसके अंदर क्या असर होता है, क्या एक्टिविटी होती है उसके अंदर कि वो अलाउ कर देता है। इसे जानने के लिए हम करेंगे कि एक्टिविटी कि ये कुछ लिक्विड्स में, लिक्विड सॉल्यूशंस में करंट फ्लो होता है, कुछ में नहीं। तो इसके पीछे जो कारण है वो उससे पता लगेगा अपने को एक्टिविटी से। एक्टिविटी, व्हाट हैपन्स इनसाइड ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन। एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन या एक गुड कंडक्टर जो लिक्विड होता है उसमें होता क्या उसके अंदर की तरफ, उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम्स। आप अपने अपने घर में एक्टिविटी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। बस आपको मेन सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बैटरी का इस्तेमाल करना है। जो 1.5 वोल्ट की बैटरी है वो, या फिर 9 वोल्ट की बैटरी होती है वो। क्या क्या चाहिए आपको? 2 डिस्कार्डेड सेल्स। डिस्कार्डेड मतलब जो खराब हो चुके हैं, ऐसे वाले सेल्स जो आपके टॉर्च के सेल्स होते हैं, या फिर आप दूसरे सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई यूज नहीं है, वो उनका खराब हो चुके हैं, तो ऐसे वाले सेल्स चाहिए। सैंड पेपर जो कि उनको रस्ट को साफ करने में काम आता है। आपने नहीं देखा सैंड पेपर तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं सैंड पेपर कैसा होता है। कॉपर वायर, तांबे का तार चाहिए। 2 आयरन नेल्स। अगर डिस्कार्डेड सेल्स नहीं है हमारे पास तो उनकी जगह हम क्या ले सकते हैं, आयरन की नेल्स, लोहे की कीलें। आयरन नेल, दीज शुड बी अराउंड ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ईच, करीबन 6 सेंटीमीटर के आसपास। छोटी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा छोटी लिया आपने तो क्या होगा, हम जो एक्टिविटी करेंगे उसमें वो अंदर डूब जाएंगी पानी के अंदर। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो पानी के अंदर डूबे नहीं, इसलिए हम बात करें कम से कम 5-6 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए। बैटरी, हमने बात की कि 9 वोल्ट की बैटरी या 1.5 वोल्ट की बैटरी या 1.5 वोल्ट बैटरी यू कैन यूज। वाटर, ग्लास और प्लास्टिक बाउल। आपके पास कटोरी होनी चाहिए, बाउल होना चाहिए। ये ग्लास का, कांच का भी हो सकता है, इट मे बी ऑफ प्लास्टिक एज वेल। सॉल्ट और लेमन जूस। सॉल्ट आपके घर में कॉमन सॉल्ट है वो, या फिर आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दिस इज द मटेरियल डेफिनेटली यू ऑल हैव एट योर होम्स, तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम्स। प्रोसीजर करना क्या है आपको, टेक आउट कार्बन रोड्स ऑफ द सेल्स। जो हमने डिस्कार्डेड सेल्स लिए ना, जो बेकार हो गए, दे आर नॉट ऑफ यूज, तो उनको, उनके अंदर के जो कार्बन रोड सेंटर में है, आपने नहीं देखा है, सबने देखा होगा डिस्कार्डेड सेल्स के अंदर वाला, नहीं देखा तो अब यहाँ पे देखिए, डिस्कार्डेड सेल्स के बीच में एक रोड है, वो कार्बन की बनी होती है। तो उन दोनों सेल्स की तो कार्बन रोड्स को हमने निकाल लिया। क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर, उनकी जो कार्बन रोड, दोनों कार्बन रोड्स के ऊपर टिप पे क्या है, मेटल की कैप बनी हुई है। उन दोनों मेटल कैप्स को हमने सैंड पेपर से साफ कर लिया कि उनकी रस्टिंग तो नहीं हुई है, इसके लिए। जॉइन द कैप्स टू ए बैटरी बाय कॉपर वायर। तो दोनों की जो कैप्स हैं उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है वायर के थ्रू। वायर, कॉपर वायर जो हमने लिया था वो। जो कार्बन रोड्स की हमने बात की, अगर कार्बन रोड्स अवेलेबल नहीं है देन व्हाट वी कैन यूज द आयरन नेल्स। वी कैन यूज आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ कार्बन रोड्स। नाउ अब क्या करना है, पोर ए कप फुल ऑफ वाटर इन द बाउल। बाउल जो हमने लिया, ग्लास का बाउल या प्लास्टिक का बाउल, उसमें क्या डालना है, एक कप फुल ऑफ वाटर, पानी डाल दिया 1 कप। एड सम सॉल्ट। अब इस वाटर में हमने क्या डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाला या लेमन जूस डाला। क्यों डाला, टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। ये जो वाटर था इसको थोड़ा और कंडक्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि हमने इसके पहले वाली एक्टिविटी ये जाना था कि सॉल्ट्स के सॉल्यूशन, एसिड्स के सॉल्यूशन या बेसिस के सॉल्यूशन
वो गुड कंडक्टर होते हैं। तो हमने इसमें अगर सोल्ट डाला, सोल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, लेमन जूस डाला मतलब एसिड का सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा, इसलिए हम सॉल्ट या लेमन जूस इसमें डिजोल्व कर देंगे। और अब क्या करेंगे, इमर्स की स्पेलिंग में यहाँ पे ई भी आएगा लास्ट में, ई, इमर्स मतलब डुबो देना। इमर्स द रोड्स और नेल्स, अगर हमें आयरन जो कार्बन की रोड्स लिए हैं तो वो, अदरवाइज हमने नेल्स लिए लोहे की तो वो, इनको क्या करना है, इमर्स करना है, पानी के अंदर डुबोना है, इन द वाटर, पानी में डुबोना, लेकिन इस तरीके से कैप्स और टिप इज आउटसाइड। उनकी जो टिप है, कीलों की, नेल्स की टिप, या फिर जो हमने रोड्स लिए तो उनकी भी टिप, ये उनकी कैप पानी के बाहर होनी चाहिए। अब हमें, अच्छा ये तो हमने लिए हैं कार्बन जो रोड या नेल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है हमने क्या बना लिया है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में ये जो इलेक्ट्रोड्स, जो हमने रॉड्स लगाई है, सॉरी नेल्स लगाई है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स में देखिए एक वर्ड तो आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाला, और दूसरा आपको ROD, ये भी दिख रहा है ROD। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये जो रोड्स हैं इनमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक करंट वाले रोड्स। तो दो रोड्स या नेल्स जो लिए उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। पहले हम बात कर रहे हैं कि होता क्या, ऑब्जर्वेशन। गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड। अब 3-4-5 मिनट तक आपने जो कनेक्शन करके रखा है बैटरी का और आपने स्विच ऑन किया है तो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन कौन सा है, गुड कंडक्टर सॉल्यूशन है। कंडक्टिंग सॉल्यूशन नहीं, कम भी था तो हमने इसको सॉल्ट डालकर, लेमन जूस डालकर इसको और कंडक्टिंग बना दिया है। तो अब इसमें क्या होगा, गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड नियर द इलेक्ट्रोड्स। तो दो इलेक्ट्रोड्स है ना, दोनों के पास बबल्स नजर आएंगे, और बबल्स किसके हैं, गैस के होंगे डेफिनेटली, कोई ना कोई गैस के होंगे। किसके होंगे इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो गैस के बबल्स बन रहे हैं, वाओ, गैस कहाँ से आ गई, तो ये तो नई चीज बन गई ना, क्योंकि वहां तो हमने वाटर लिया था और कोई सॉल्यूशन, जैसे वाटर में हमने सॉल्ट डाला था या लेमन जूस डाला, लेकिन वहां एक नई चीज बन रही है, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस कब बनता है, वी नो दैट इन क्लास 7 हमने बात की थी अबाउट द चेंजेस, और चेंजेस की जब हमने बात की थी तो हमने ये बात की, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड देन इट इज ए केमिकल चेंज। तो ये जो वाटर हमने लिया, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी, इसके दौरान क्या हुआ, उस वाटर में क्या हुआ, एक चेंज आया, एंड दैट चेंज इज केमिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज किसके कारण है इस पानी के अंदर, ये आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण। ओके, तो कंक्लूजन, रिजल्ट, गैस फॉर्मेशन इज ए केमिकल चेंज, ये हमें पता है। ड्यू टू गैस फॉर्मेशन मतलब पहले तो गैस थी नहीं, इसमें पानी लिया हम लोगों ने और अब गैस बन गई, तो एक नया सब्सटेंस बन गया, नई चीज बन गई है। सो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सो दिस इज ए केमिकल चेंज। ये क्लास 7 के बेसिस आप जानते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ क्या, ये कंक्लूजन है, देयर इज ए केमिकल चेंज इन गुड कंडक्टर्स और कंडक्टिंग सॉल्यूशन। गुड कंडक्टर या कंडक्टिंग सॉल्यूशन एक ही बात है। तो इन दोनों में, इनमें हुआ क्या है, एक चेंज आया, कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। दिस इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने एक्टिविटी में देखा कि वहां पे बबल्स बने हैं, वो बबल्स कौन सी गैस के बने हैं, इसके बारे में, मतलब ये एक्टिविटी जो आपने की वो आपने फर्स्ट टाइम नहीं की है, ये एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले की थी। वो साइंटिस्ट कौन थे, ये देखिए नाम उनका, इन 1800 में उन्होंने की थी, नाम था विलियम निकलसन में देखिए एच साइलेंट है, और इनका लाइफ स्पेन क्या 1753 टू 1815। लाइफ स्पेन तो हमें केवल उनकी लाइफ के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने काम किया, ये वाला जो काम किया, उन्होंने गैस बताई कि कौन सी गैस वहाँ पे निकलती है, बनती है। तो 1800 में उन्होंने एक्टिविटी की थी। ये कौन थे वैसे, एक्चुअली ब्रिटिश केमिस्ट का मतलब जो केमिस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं। सो शॉन फर्स्ट टाइम, इन्होंने फर्स्ट टाइम दिखाया ये वाला जो चेंज आपने जो किया ना, वो फर्स्ट टाइम दिखाया था उन्होंने, इन दिस चेंज इन वाटर, पानी में ही किया था, आपने पानी में किया ना। तो ये चेंज फर्स्ट टाइम विलियम निकलसन ने देखा था। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इस तरह से सेटअप लगाया। उस सेटअप में देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए और इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है। खास बात कि इन्होंने एक चेंज किया है, वो आप अपने स्टैंडर्ड पे नहीं कर पाओगे, लैब में कर सकते हैं वाला काम। क्या इसमें इन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब लगाई है, वो भी इन्वर्टेड है, उल्टी है, टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड, दोनों उल्टी हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और इलेक्ट्रोड्स को दोनों को जोड़ा है किससे, बैटरी से। आपने ऊपर की तरफ जोड़ दिया, उन्होंने नीचे की तरफ जोड़ दिया। नीचे से जोड़ने से फायदा क्यों, ऊपर टेस्ट ट्यूब ऊपर रखी जा पा रही है, अदरवाइज
द टेस्ट ट्यूब कुड नॉट बी पुट ऑन द इलेक्ट्रोड इन सच ए मैनर। अगर ऊपर से आप कनेक्ट करते, इन दैट कंडीशन यू कांट पुट द टेस्ट ट्यूब इन सच ए फैशन। तो उन्होंने इस तरह से टेस्ट ट्यूब रख दी इन्वर्टेड, और उसके बाद में जब इन्होंने स्विच ऑन, स्विच एक्चुअली स्विच तो दिखाई नहीं रहा, अगर मान लो रखा भी जाए तो अगर स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के बाद में उन्होंने देखा, क्या देखा, उन्होंने बबल्स देखे, जो आपने देखे बबल्स वैसे ही। तो उन्होंने ये जानना चाहा दैट विच टाइप ऑफ गैस इज दैट, वो जो गैस, जो बबल्स आ रहे हैं वो कौन सी गैस है, वो कौन सी गैस बन के आ रही है वहां पर। तो उन्होंने बाद में जब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो गैस कलेक्ट हुई, इन दोनों को जब उन्होंने चेक किया एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, डिफरेंट एक्टिविटी के द्वारा, तो उनको पता लगा कि एक में ऑक्सीजन गैस के बबल्स बने थे और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बनकर आए वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स, जबकि यहाँ तो कोई गैस थी नहीं, यहाँ तो लिक्विड लिया गया था कंडक्टिंग सॉल्यूशन के फॉर्म में वाटर, लेकिन यहाँ पर गैस बन गई। तो चेंज कौन सा हुआ, केमिकल चेंज। और खास बात ये कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है, पहला इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरा वाला ये राइट वाला वो नेगेटिव टर्मिनल से। तो दो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये वाले दोनों इलेक्ट्रोड, टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी है उससे जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड उसका नाम है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इनके अलग से कुछ नाम भी है, देखिए ऑक्सीजन गैस नियर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव वाले के पास में आती है ऑक्सीजन गैस, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या है, एनोड, एनोड। और दूसरा ये जो इलेक्ट्रोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उस पर कौन सी गैस निकली है, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस नियर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या है, कैथोड। तो कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस, एनोड के पास ऑक्सीजन गैस। याद रखने के लिए क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव, पहले एनोड ए पहले आता है, और दूसरा कैथोड सी बाद में आता है। नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड सी। तो एनोड और कैथोड, एनोड पे जमा होती है पॉजिटिव वाले के पास गैस आती है ऑक्सीजन, और नेगेटिव वाले के पास जाती है गैस कौन सी, हाइड्रोजन। अब ये इन्होंने ऐसा देखा कि ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि जो पानी था वो टूट गया है, दो अलग अलग पार्ट्स में टूट गया है। तो इन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में जो फर्स्ट ये वर्ड एक ही है, इसका एक्सप्लेनेशन तोड़ दो तो समझ आ जाएगा इसका वर्ड का मीनिंग क्या है। हाइड्रो का मतलब वाटर, लिसिस का मतलब स्प्लिट, टूट जाना। तो वाटर टूट गया, कब टूट गया वाटर, क्या पानी हमने लिया था उसमें अपने आप ही टूट जाता है क्या, नहीं। जब आपने एक्टिविटी की तो आपने क्या किया, उसमें करंट फ्लो करवाया, किससे, बैटरी से। जब किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज through a conducting solution, through a liquid, through a good conductor solution, then what happens, there is a chemical change, that water has been split into two parts, so that process is known as hydrolysis. The definition है splitting of water into oxygen and hydrogen gas when electric current is passed। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है अंदर से तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वो स्प्लिट हो गया, कौन, वाटर। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, वाटर का स्प्लिट हो जाना। लेकिन ये तो एक्टिविटी जो की निकलसन ने की वो तो हाइड्रोलिसिस क्यों नाम रखा गया, क्योंकि वाटर के बारे में उन्होंने किया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि केवल वाटर ही नहीं, दूसरे लिक्विड्स भी ऐसे हैं जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है और उनके अंदर भी केमिकल चेंज आता है। तो हर बार लेकिन जब वाटर लिया गया तो उसमें ये गैसेस निकली, लेकिन दूसरे अगर सॉल्यूशन लिए गए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, वाटर की जगह पे कोई दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन, जिनके बारे में हमने बात की कि तीनों के तीनों मोस्टली होते हैं कंडक्टिंग या गुड कंडक्टर। तो इन डिफरेंट सॉल्यूशन को जब लिया गया तो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरह के यहाँ पर हमें रिजल्ट मिले, सेम रिजल्ट नहीं थे। तो डिपेंड किस पे करता है, ये सॉल्यूशन कौन सा लिया हमने। तो इस सॉल्यूशन में वाटर अगर लिया है तब तो उसका नाम हाइड्रोलिसिस, अगर दूसरा कोई सॉल्यूशन लेंगे तो फिर सबके अलग अलग लिक्विड के हिसाब से नाम नहीं है, फिर सबका एक कॉमन नेम रख दिया गया कि वाटर तो एक स्पेशल, क्योंकि हमने पाया कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घोलने वाला वाटर ही होता है, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया। और बाकी सभी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के लिए इसी प्रोसेस का एक दूसरा नाम है। प्रोसेस का नाम क्या है, वो है देखिए ये वाला, इन अदर कंडक्टिंग लिक्विड्स, इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। वहां पानी के अंदर इसका नाम क्या है, हाइड्रोलिसिस। बाकी सभी सॉल्यूशन में इसका नाम क्या, कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, उनमें नाम क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग क्या हुआ, ये भी वर्ड खुद अपने बारे में बता रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और लिसिस का मतलब स्प्लिट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जब कोई लिक्विड कंडक्टिंग सॉल्यूशन स्प्लिट हो जाता है तो दिस प्रोसेस इज
इलेक्ट्रोलिसिस। और वो जो सॉल्यूशन हम जो लेते हैं जो कि कंडक्टिंग है, अगर वो कंडक्टिंग है तभी तो स्प्लिटिंग होगी, तो उस कंडक्टिंग सॉल्यूशन का एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नाम, प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, तो आपने ये देखा इसमें कि पॉजिटिव से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है, नेगेटिव वाले से जो कनेक्टेड है कैथोड, ये कैथोड, इस पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की बात करें, थोड़ा सा जानकारी कि जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होते हैं एक्चुअली इनके अंदर या तो सॉल्ट के सॉल्यूशन है, एसिड के सॉल्यूशन है, बेस के सॉल्यूशन। तो जब ये टूटते हैं तो जैसे वाटर के बारे में बात करें थोड़ी सी, कि अगर वाटर जब स्प्लिट होता है तब वाटर के एक्चुअली ये दोनों एलिमेंट जो है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, तो हाइड्रोजन के एक्चुअली आयंस बनते हैं, आयंस, IONS। अब आयंस क्या होते हैं, मैं पहले लिख दूं, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे प्लस, हाइड्रोजन के प्लस वाले आयंस बनते हैं और ऑक्सीजन के नेगेटिव वाले आयन बना है। तो ये दोनों के दोनों आयंस है, हाइड्रोजन का ये, ऑक्सीजन का। पॉजिटिव आयन है ये वाला, ये है नेगेटिव। 2 क्यों है इसके ऊपर, इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ये आयन बन गए। आयन क्या होता है एक्चुअली, अगर हम बात करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की, तब हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी से छोटी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, सेल। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन लिविंग मटेरियल्स, तब उनमें जो सबसे छोटी से छोटी स्ट्रक्चर है जिसको हम नेकेड आई से देख सकें, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को देख सकते हैं हम लोग, लेकिन मॉलिक्यूल से भी छोटा, जैसे कि अगर मेरी पाम टॉप पे सम वाटर ड्रॉप्स हैं, इसका मतलब वो क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर। अगर जैसे मैं बात करूं ये गोल्ड की रिंग, तो इसमें क्या है, गोल्ड के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर पानी की कुछ ड्रॉप्स हैं रखी, तो वो वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमें मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं। लेकिन अगर इनको और छोटा और छोटा और छोटा अगर देखा जाए, किया जाए, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें उसको और उससे छोटा किया नहीं जा सके। तो मॉलिक्यूल को हम देख सकते हैं, वी कैन सी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स हम देख सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल पानी है तो देख रहे हैं उसको, उसमें मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अब उसको और थोड़ा और छोटा और तोड़ा जाए, तो एक स्टेज आएगी जिसके बाद में उसको और तोड़ा नहीं जा सके, तो उसको बोलेंगे एटम, ATOM, एटम। इस एटम को लेकिन हम देख नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि ये नॉन लिविंग है, लिविंग तो है नहीं, तो एटम को हम देख नहीं सकते। एटम जो नाम है उसका मतलब होता है A फॉर नॉट, नॉट टॉम मतलब कट, जिसको कट नहीं किया जा सके, देखो और तोड़ा नहीं जा सके, उसको बोलते हैं एटम। तो सभी एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, तो एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम देख नहीं सकते उसको। सबसे छोटा जरूर है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। बायोलॉजी में तो छोटी छोटी जो पार्ट ऑफ सेल है उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, लेकिन यहाँ पर इसमें हम फिजिकल जो मटेरियल्स हैं उनको हम सब छोटे पार्ट को देख नहीं सकते। तो एटम की बात की। अब ये एटम है ना, इसके अंदर भी आप 9th क्लास में पढ़ेंगे कि उसके अंदर भी 3 मेन पार्टिकल्स और होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनके सबके सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बात हम कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट में, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। उनके अपने अपने फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं, और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव। ओके, तो ये एक एटम की बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर कोई एटम किसी मटेरियल का, किसी एलिमेंट का, गोल्ड का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, किसी भी एलिमेंट का एटम, अगर उस पर से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, किसी दूसरे मटेरियल के पास चले जाए, या किसी दूसरे से उसके पास आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन का आना और जाना, इस आने और जाने के कारण एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया, ओके, और दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जिसने दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो भी आयन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो भी आयन बन जाता है। ऐसे लेते देते हैं क्यों,
जिससे कि कंपाउंड बन सके। ओके, कंपाउंड बन सके, वाटर बन सके, जो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स है वो कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन गैस, तो O और O दो मिलते हैं तो ऑक्सीजन को O2 बनता है ना, तो दोनों के एटम्स का आपस में रिलेशन हुआ। तो हम ये बात करें कि जब कोई एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो आयन बन जाते हैं। तो दो आयन दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव आयन का मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और नेगेटिव आयन का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, उसके पास कर्जा हो गया है। और जिसने दे दिया है वो धनवान है, पॉजिटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। आप ये समझिए आयंस दो तरह के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? अब आयन दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हाइड्रोजन के जो आयन है वो पॉजिटिव होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं नेगेटिव। अब हमने ये बात की है कि अपोजिट चार्जेस, अपोजिट पोल्स के बारे में, मैग्नेट के बारे में बात की थी कि मैग्नेट में अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स रिपेल करते हैं। उसी तरह से जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो चार्जेस में भी सेम रूल फॉलो होता है। क्या? सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण वाटर टूट जाता है। वाटर जब टूटता है तो क्या बनते हैं? उसके आयंस बनते हैं इस तरह से। हाइड्रोजन के आयन कौन से बने? पॉजिटिव। ऑक्सीजन के आयन कौन से बने? नेगेटिव। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको क्या बोलते हैं? आयन दो तरह के होते हैं, CaTiONS, कैटायन, ये होता है पॉजिटिव। और जो नेगेटिव है उसको बोलते हैं AnIONS, एनायंस, वो क्या है? नेगेटिव। तो कैटायन और एनायन दोनों बन गए। हाइड्रोजन का कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो अब पॉजिटिव चार्ज वाला इसके अंदर बन रहा है, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसमें माइनस वाले भी हैं और इसमें प्लस वाले भी हैं, दोनों बन गए वाटर के अंदर। लेकिन 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 खास बात यह है कि कौन सा कहां जाएगा? तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो कहां जाएंगे? नेगेटिव वाले के पास, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाले के पास में। पॉजिटिव चार्ज वाला कौन? इसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? ये वाला। तो पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पॉजिटिव वाले जो आयन सब किसके पास जाएंगे? इस इलेक्ट्रोड के पास, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। तो प्लस वाले हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो जाएंगे इस इलेक्ट्रोड के पास में। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में भरेगी हाइड्रोजन गैस। दूसरी वाली बात, ऑक्सीजन के लिए जो नेगेटिव वाले आयन बन रहे हैं वो किसके हैं? ऑक्सीजन के। उस पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किसके पास अट्रैक्ट होकर आएगा? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड एनोड के पास में। तो एनोड जो था, ये वाला एनोड, ये पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड है, पॉजिटिव बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसका नाम एनोड। तो इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके पास कौन से आयन आएंगे? नेगेटिव वाले, ऑक्सीजन वाले। तो ऑक्सीजन वाले इसके ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट हो गई। तो ये थोड़ी सी जानकारी। तो अब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करने के दौरान ये हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये सबसे पहले निकलसन ने किया था, उसके बाद में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में दुनिया को पता लग गया, तो अलग अलग तरह से इसका यूज किया जाने लगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो कुछ टर्म्स की बात कर ले जिनके बारे में हमने बात की। इलेक्ट्रोड्स, जो वायर लगाए हमने बीकर के अंदर या आपने बाउल में लगाए, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो वो दो, एक पॉजिटिव, एक जिसका नाम है एनोड, दूसरा नेगेटिव जिसको बोलते हैं कैथोड। पॉजिटिव एनोड कौन सा? जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और नेगेटिव वाला कैथोड किससे कनेक्टेड होता है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इसलिए वो नेगेटिव है। ओके, फिर हमने आयंस की बात की। जो सॉल्यूशन लेते हैं वो सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, आयंस बनते हैं। तो वो आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस का नाम क्या है? कैटायन, और नेगेटिव आयंस का नाम एनायन। फिर हमने बात की कि जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे वो कौन से टर्मिनल पे जाएंगे, कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएंगे? नेगेटिव वाले पर। और जो नेगेटिव वाले हैं किस पे जाएंगे? वो पॉजिटिव वाले पर। तो एनायन जाएंगे एनोड पर, कैटायन जाएंगे कैथोड पर। ओके, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। नाउ इलेक्ट्रोलाइट, हमने बात की तो सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन।
वाटर या कोई दूसरा भी इलेक्ट्रिक जैसे करंट फ्लो होती है, तो वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने बात की कि इसमें एक केमिकल चेंज हुआ, गैसेस बनी, जो निकल्सन ने देखा, आपने बबल्स देखे कि ये गैस बन रही है, दो गैसें बन रही है एक्चुअली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो केमिकल चेंज के कारण हो रहा है। तो केमिकल चेंज इलेक्ट्रोलाइट में होता है, तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में चेंजेस या इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला, बबल्स ऑफ ए गैस ऑन इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स पे गैसेस बन सकती है, ये पहला इफेक्ट जैसे कि हमने देखा। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स ऑन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वाला एनोड है, नेगेटिव वाला कैथोड, इनके ऊपर कोई मेटल भी जम सकती है, मेटल का डिपोजिशन, जमाव, डिपॉजिट उसके ऊपर जम सकती है मेटल भी, हाँ ऐसा भी पॉसिबल है। तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि हमने सॉल्यूशन क्या लिया है। थर्ड, चेंजेस इन द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि ये तीनों इफेक्ट होंगे, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड। तो सॉल्यूशन क्या लिया है हमने, कंडक्टिंग सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, दूसरा इलेक्ट्रोड्स कौन से लगाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो हम बाद में जब बात करेंगे तो इन दोनों के बारे में बात कंप्लीट होगी हमारी। अब आपके जो दो फ्रेंड्स हैं ना, बूज एंड पहेली, जो साइंस में आपके शुरुआत से लेकर अंत तक रहते हैं साइंस की बुक में आपकी हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखिए साइंटिस्ट के फॉर्म में आप भी कर सकते हैं, बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया, इंसर्टेड 2 फ्री एंड्स इन ए कट पोटैटो। दो फ्री एंड्स किसके, हमने बात की टेस्टर के ना, जिसमें हमने मैग्नेटिक नीडल लगा रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में। तो उसके दो फ्री एंड्स को उन्होंने कनेक्ट किसमें इंसर्ट कर दिया, फंसा दिया अंदर, इन्हें कट पोटैटो काटा और उसके अंदर डाल दिया। एक्चुअली वो चाह क्या रहे थे, देवर ईगर टू नो इफ ए पोटैटो ऑल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमने बात की कि डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, तो पोटैटो के अंदर उन्होंने सोचा कि इसके अंदर भी कोई सॉल्यूशन है क्या। तो इसको चेक करने के लिए वो इन्होंने एक्टिविटी कर रहे थे उन्होंने। स्विच ऑन द बैटरी, अब इसको कनेक्ट कर दिया और बैटरी का स्विच ऑन कर दिया, मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब ऑब्जर्वेशन आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद में, आधे घंटे के बाद में उन्होंने देखा कि क्या हुआ। तो उन्होंने देखा ए ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, ग्रीन एंड ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड 1 वायर ओनली। जो 2 वायर थे उन्हें एक वायर के पास में उन्होंने देखा ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, ग्रीन कलर का ब्लू कलर का एक स्पॉट बन गया, लेकिन दूसरे वाले वायर पे कोई कलर नहीं था। दिस वायर, तो जो जिसपे कलर आया, ये स्पॉट बना ब्लूइश ग्रीन, दिस वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देखा, हर बार उन्होंने देखा कि जो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बनता है वो हमेशा उस इलेक्ट्रोड के पास बनता है जो कि किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। वंडरफुल, अमेजिंग, चमत्कार हो गया, उन्होंने एक नई चीज ढूंढ ली ना। ओके, तो अच्छा, तो कलर चेंज क्यों हुआ, हमने भी बात की कि चेंजेस क्या हो सकते हैं, चेंज इन द कलर भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट में। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, पोटैटो के अंदर इलेक्ट्रोलाइट था, कोई उसमें सॉल्यूशन है जो भी है, तो वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन, उसमें चेंज आया कलर में, तो केमिकल इफेक्ट उसके अंदर भी आया। सो इसका यूज क्या कर सकते हैं, इन्होंने जो बूझ और पहले ने जो काम किया उसका यूज क्या कर सकते हैं, इन्होंने देखा कि हर बार पॉजिटिव टर्मिनल पे ही कलर चेंज होता है, नेगेटिव पे कलर चेंज नहीं होता। तो अगर कोई बैटरी ऐसी है जिसका टर्मिनल पता नहीं है, गायब है या छुपा के रखी गई है, कोई गेम अगर खेला जाए तो बैटरी का टर्मिनल पता नहीं है, तो पता कैसे लगाएं, तो क्या तरीका है उसका पता लगाने का, बस उसके 2 फ्री एंड्स बाहर लीजिए, उनको इंसर्ट कर दी पोटैटो में, एंड आफ्टर हाफ एन आवर यू विल गेट टू नो व्हाट हैपेंस। उसका जो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बनेगा वो वाला उसका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा तो बच गया, वो कौन सा टर्मिनल होगा, सिंपली दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। नाउ स्टोरी टाइम, स्टोरी चैप्टर के बीच में स्टोरी आ गई, यस स्टोरी सुनाना जरूरी हो गया अभी। कुछ कॉन्सेप्ट आपको बड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी ना, इसलिए मुझे स्टोरी सुनानी है आपको। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो जब रिटर्न आते थे कॉलेज का क्लासेस लेने के बाद में, जब टाइम हो जाता तब वापस जब आते थे, तो बस से आते थे हम लोग, जब तो बस में बैठ जाते थे, बस चलने को होती, उसके पहले जब जो ब्रेक टाइम होता था, तब बस में बहुत सारे लोग, आपको पता है कि बहुत सारे लोग अपने कुछ सेल करने आते हैं, कोई कोई फ्रूट्स बेचने आता है, कोई अलग अलग तरह के आइटम बेचने के लिए बस में चढ़ते हैं कि पैसेंजर बैठे हैं, उनको एक मौका मिल गया अपनी सेल करने का। तो हमारी वाली बस में एक बंदा चढ़ता था बहुत सारे गोल्ड के आइटम्स लेकर, गोल्ड की रिंग, गोल्ड की चेन्स, लॉट ऑफ डिफरेंट चीज़ें लेकर आता था, बस में चढ़ता था।
और फिर वो अलग अलग तरीके से बोलता था। उसका एक जो डायलॉग मुझे याद है, वो डायलॉग क्या था? वो डायलॉग था, सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। मतलब सोने से, गोल्ड से ये कम नहीं है जो चीज़ें मैं बेच रहा हूँ। मतलब सोना तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सोना नहीं है, तो सोने से तो कम नहीं है, और खो जाए तो गम नहीं है। पहनो तो क्या गोल्ड की, वाव कितनी सुंदर चमक वाली चीज़, गोल्डन मटेरियल आपने पहना है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने हैं, गोल्ड की चेन, गोल्ड की रिंग, और खो जाए तो गम नहीं। अगर मान लीजिए खो गई तो गम नहीं। अगर मेरी रिंग खो जाए तो मुझे बड़ा टेंशन होगी कि यार थाउजेंड्स की चीज़ थी मेरी, गुम गई। लेकिन वो बोलता था कि आपको गम नहीं है, इसका मतलब बड़ी सस्ती है। यस, वो सस्ती होती थी। वो 4-5 आइटम्स पहले बोलता था कि 50 के 4 आइटम्स है, 5 आइटम्स है, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे बस का टाइम होना शुरू होता है, बस निकलने वाली, तो ऐसे कम करते 30 के 5 आइटम, 20 के 5 आइटम्स, ऐसे करके 10 पे 5 आइटम बेचना शुरू कर देता था। तो वो ऐसा क्या बेचता था? एक्चुअली वो रियल गोल्ड का नहीं होता था कुछ भी। वो जो सामान बेचता था एक्चुअली, वो इलेक्ट्रोलिसिस, जो हमने बात की, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट की बात की, इलेक्ट्रोलिसिस वाली, उस इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा यूज करने के बाद में कुछ उसका एप्लीकेशन किया गया, उसका इस्तेमाल करके उन चीज़ों को बनाया गया है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। यस, वो गोल्ड की चीज़ नहीं है, उसके ऊपर गोल्ड की केवल प्लेट चढ़ी हुई है, कवर चढ़ा हुआ है, बाहर से केवल, अंदर से वो कुछ और है, बाहर से कुछ और। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ऐसे वाली कंडीशन है ना। तो वो गोल्ड के जो आइटम्स होते थे वो जेन्युइन नहीं होते थे, वो रियल गोल्ड के नहीं होते थे, बाहर से वो गोल्ड के नजर आते थे। तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस में इस जो घटना है जिसका यूज करते, जैसे मेरी तो गोल्ड की रिंग जो अंदर भी गोल्ड है बाहर भी गोल्ड है, प्लेटिंग नहीं है, लेकिन वो प्लेटिंग करके ऐसे सामान को बेचते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रोलिसिस वाला इस्तेमाल करके बनाई जाती है। तो दिस फेनोमेना, दिस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो ये यूज है, ये सबसे ज्यादा बड़ा यूज है। इसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात करते हैं। पहले तो डेफिनेशन की बात कर लें। हमने बात की कि अलग अलग ऑर्नामेंट्स को उसके ऊपर दूसरा मेटल प्लेटिंग करके चढ़ा दिया जाता है, कवर, तो इसका नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डिपॉजिट कर देते हैं, जमा देते हैं, कवर चढ़ा देते हैं लेयर के फॉर्म में, किसके ऊपर? पहले तो ऑफ किसका? ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। जो मेटल हम चाहते हैं कि भाई ये वाला मटेरियल इस मेटल का बन जाए। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरी अगर नकली वाली अंगूठी, चांदी की अंगूठी है, उसके ऊपर मैं चाहूँ कि वो गोल्ड की उसके ऊपर कवर चढ़ जाए, तो डिजायर्ड मेटल कौन सी हुई? गोल्ड। और मटेरियल कौन सा? सिल्वर की। ओके, तो सिल्वर मटेरियल के ऊपर, उसके ऊपर गोल्ड चढ़ जाए, तो ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल, किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर कोई हम डिजायर्ड मेटल उसके ऊपर डिपॉजिट करा दें। सो दिस प्रोसेस बाय, अच्छा किसके द्वारा होगा? बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल तो है, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये वर्ड, इसमें फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रो और दूसरा प्लेटिंग, प्लेट से बना हुआ है। तो प्लेट किसकी चढ़ जाती है? प्लेट किसकी? डिजायर्ड मेटल की। ओके, चांदी के ऊपर आपको, सिल्वर के ऊपर यू हैव टू मेक द प्लेट ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड डिजायर्ड मेटल हो गई। तो मोस्टली जो हम लिखा ना यहाँ पे अनदर मटेरियल, वो ज्यादातर क्या होता है? मेटल ही होती है। एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कवरिंग चढ़ाई जाती है, डिपॉजिट किया जाता है, तो मोस्टली वो मेटल ही होती है, दोनों मेटल्स ही होती है। तो एक एक्टिविटी है, इसको समझने के लिए, ये एक्टिविटी यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट योर होम बिकॉज इट रिक्वायर्स द सल्फ्यूरिक एसिड, so that is not a good thing, so it will be performed in the laboratory only, that is the best option. तो उसमें रिक्वायर्ड मटेरियल्स क्या चाहिए? 2 कॉपर प्लेट्स चाहिए, कॉपर की, तांबे की प्लेट्स चाहिए, उनका मेजरमेंट है 10 into 4 सेंटीमीटर। 250 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। बीकर चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर। यू अंडरस्टैंड, यू कैन रिकॉल द कॉपर सल्फेट फ्रॉम क्लास 6th। आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो कॉपर सल्फेट वाली एक्टिविटी थी क्लास 6th में, फूड के चैप्टर में। ना स्पून चाहिए आपको, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए जो कि डाइल्यूट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट वाला जो ज़्यादा डेंजरस होता है। सैंड पेपर चाहिए क्लीन करने के लिए रस्टिंग को, एंड बैटरी करंट पास करने के लिए।
प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर वर्ड देखिए यहाँ पे जो डी मेंशन है, प्रोसीड्यूर नहीं है, स्पेलिंग में तो डी लिखा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्रोसीजर। तो डी किसके फॉर्म में बोलता है, जेड के फॉर्म में। सो टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए बीकर, बीकर में सबसे पहले लेना है डिस्टिल्ड वाटर 250 ml। अब डिजोल्व 2 टीस्पून्स कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4, सी कैपिटल में है, यू स्मॉल है, फिर एस भी कैपिटल, ओ भी कैपिटल और 4, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है। इसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व कर दिया 2 चम्मच 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, उसको डिजोल्व कर लिया। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इस सॉल्यूशन में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स डाल दी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसका फॉर्मूला H2SO4। क्यों डाली गई है, क्योंकि ये एसिड क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को मोर कंडक्टिंग बना देगा कि इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से हो सके। क्लीन द कॉपर प्लेट्स, तो हमने 2 कॉपर प्लेट ली है ना, उनको साफ किया, किससे है, किसकी हेल्प से, विद द सैंड पेपर, सैंड पेपर अच्छे से रस्टिंग साफ कर ली, एंड कनेक्ट विद द बैटरी, अब बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, और अब हमने होने दिया उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो। अब करेंगे ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन, आफ्टर सम टाइम रिमूव द इलेक्ट्रोड आफ्टर 15 मिनट्स, इलेक्ट्रोड को हटा दिया हमने बैटरी से। अब उन इलेक्ट्रोड्स को देखना है क्या हुआ, ए ग्रीन लेयर इज सीन ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर, जो कि नेगेटिव से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नाम क्या उसका, कैथोड। कैथोड के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर दिखाई दे रही है, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई है। क्या हुआ देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो हमने लिया CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमने बात की कि जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के कारण, तो ये CuSO4 भी स्प्लिट हो जाता है, ये भी स्प्लिट हो जाता है। देखिए कैसे हुआ, Cu अलग हो गया, SO4 अलग हो गया। हमने बात की थी कि डिपेंड किस पे करता है, हम जो सॉल्यूशन लेते हैं उसके ऊपर। हमने वाटर लिया था तो H2O था वहां पे, तो दूसरी रिएक्शन हुई थी। यहाँ पर हमने लिया है CuSO4, तो CuSO4 का डिसोसिएशन या स्प्लिटिंग किस फॉर्म में होती है, Cu अलग और SO4 अलग। हमने बात की आयंस बनते हैं, तो मोस्टली जो मेटल्स के जब आयंस बनते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयन। तो कॉपर भी एक मेटल है, तांबा, कॉपर एक मेटल है, सो द आयंस आर पॉजिटिव आयन। तो कॉपर का आयन 2+, अब 2+, 1+, 3+ क्यों होते हैं, ये यू विल स्टडी योर हायर क्लासेस, ये वैलेंसी 1, 2, 3, 4 कैसे होती है, इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब। सो दिस इज द पॉजिटिव आयन कैटायन। दूसरा है नेगेटिव वाला, अब ये S भी है, सल्फर भी है, O4 ऑक्सीजन भी, दोनों है इसके अंदर, तो ये एक्चुअली आयन नहीं है, इसको बोलते हैं रेडिकल। तो ये एनायन, इसमें चार्ज तो नेगेटिव वाला है, तो चार्ज के बारे में हमें, तो हमारा इश्यू है चार्ज से रिलेटेड, लेकिन हम आयन की बात करें तो ये किस पर जाएगा, पॉजिटिव वाला जो कैटायन बन गया वो, क्योंकि ये तो क्या बन गया, रेडिकल बन गया, लेकिन ये पॉजिटिव वाला आयन है, ये किस पर जाएगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या लिया हमने, कॉपर प्लेट, दोनों तरफ हमने कॉपर प्लेट ली है, पॉजिटिव को भी कॉपर प्लेट बनाया है और नेगेटिव को भी हमने कॉपर प्लेट बनाया। तो नेगेटिव वाली जो कैथोड है उसके ऊपर जाकर ये कॉपर डिपॉजिट होगा। वाओ, अच्छा, तो देखो डिपॉजिट्स ऑन कैथोड, तो कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ये कॉपर आया कहाँ से, इसके ऊपर जमने के लिए वो सॉल्यूशन के अंदर से, वो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, उसके अंदर से जो कॉपर थे उसके आयन बने पॉजिटिव आयन, तो वो वहां से चले गए किसके ऊपर, नेगेटिव वाले कैथोड के ऊपर, क्योंकि कॉपर के आयन कैसे हैं, पॉजिटिव। सो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज था वो चला गया कैथोड के ऊपर। कैथोड का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, वो बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव वाले से। तो पॉजिटिव वाले जो कैटायंस हैं कॉपर के, वो डिपॉजिट हो जाते हैं नेगेटिव वाले कैथोड के ऊपर। ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर चला गया कहाँ, किसके ऊपर, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड कैथोड के ऊपर। अब इस सॉल्यूशन के अंदर तो कॉपर की कमी हो गई ना, तो ये तो प्रोसेस रुक जाएगी, तो क्या करें, तो हम ये कर सकते हैं, तो हमने कर लिया ऑलरेडी कि हमने लेफ्ट वाला जो पॉजिटिव से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, वो भी कॉपर का ही बना हुआ है, तो उसमें से कॉपर डिसोल्व होगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा और सॉल्यूशन से वापस Cu किसके ऊपर जाएगा, राइट वाले नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, राइट या लेफ्ट हम कुछ भी इसको चूज कर सकते हैं, हम बैटरी के टर्मिनल को चेंज भी कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड उसके ऊपर जाकर जमा होगा, तो कॉपर फ्रॉम CuSO4 डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, नेगेटिव वाले के ऊपर जाकर जमा होगा, क्योंकि ये कॉपर कैसा है, पॉजिटिव। लॉस ऑफ कॉपर, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का लॉस हुआ है क्योंकि वहां से चला गया कैथोड के ऊपर। सॉल्यूशन इज फिल्ड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर
डिजोल्व फ्रॉम एनोड। एनोड जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है उससे उसके अंदर कॉपर जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। तो इस तरह से द प्रोसेस विल कंटिन्यू, जब तक हम चाहें ये वाली प्रोसेस तब तक कंटिन्यू हो सकती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स सबसे पहले, तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट, जैसे कि सबसे पहले बात करें क्रोमियम प्लेटिंग। आपने क्रोमियम के प्लेटिंग किए हुए ऑब्जेक्ट्स देखे सबने। एग्जाम्पल देखिए, कार के पार्ट्स शाइन करते चमकते हुए, बाथ टैप्स चमकीली टैप्स, नल, गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार कितना शाइन करता है, व्हील रिम्स, पहिए जो होते हैं उनके रिम जो होते हैं चमकदार चमकीले शाइनी, तो वो सब उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई। क्रोमियम नाम की एक मेटल होती है उसके द्वारा, क्रोमियम नाम की एक मेटल उनके ऊपर कवर चढ़ जाता है। वो मोस्टली किसके होते हैं, आयरन के होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कवर किसका है, क्रोमियम का। क्यों ऐसा, क्योंकि आयरन की कैसे होती है, रस्टिंग। पहली बात, क्रोमियम की क्यों करते हैं, क्योंकि क्रोमियम में शाइन होती है, बहुत ज़्यादा चमकता है। लेकिन ये बाकी आयरन की बात करें तो आयरन चमकता नहीं है। नो कोरोजन, इसकी रस्टिंग नहीं होती है। स्क्रैचेस, आपने कभी साइकिल हैंडल बार पे स्क्रैच बनाने की कोशिश किया, गिर गए तो चोट लगी, आपको तो लगी लोगे, लेकिन आपके हैंडल बार को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई, उस पर स्क्रैचेस नहीं बनते हैं। लेकिन ये क्रोमियम होता है एक्सपेंसिव, मतलब महंगा, कॉस्टली होता है, इसलिए पूरा का पूरा हैंडल बार क्रोमियम का नहीं बना सकते, वरना चमक की झंझट खत्म हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी नहीं पड़े। लेकिन वही कहानी ना, जैसे हमने बात की सोने से कम नहीं, खो जाए तो कम नहीं, तो मटेरियल किसी और मेटल का है लेकिन वो गोल्ड की प्लेटिंग कर दी तो इसका मतलब महंगा नहीं रहा। वरना अगर पूरा महंगे सोने का ले लेंगे तो दैट इज टू मच कॉस्टली, तो ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो क्या करते हैं, सो इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन चीपर मेटल, जैसे कि आयरन, लोहा, उसके ऊपर चीपर मेटल है, उस चीपर मतलब ज़्यादा सस्ती मेटल है उसके मुकाबले, तो उनके ऊपर इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट, सिल्वर एंड गोल्ड, अभी जो बात करते हैं ज्वेलरी वाली, तो जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल ऑर्नामेंट्स, उन ऑर्नामेंट्स के ऊपर सिल्वर या फिर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट, टिन के डब्बे आपने देखे होंगे फूड पैक करने के लिए, आयरन के जो डब्बे होते हैं उनके ऊपर, तो उन डब्बों के ऊपर टिन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। बट वाई, बिकॉज इफ द फूड इज स्टोर्ड इन आयरन मेड कैन्स, लोहे के बने कैंस के ऊपर, तो आयरन इज वेरी मच इन एक्टिव इन द रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है, उसकी एक्शन रिएक्शन करता हो तो। लेकिन टिन की बात करें, टिन की नो रस्टिंग, उसकी रस्टिंग नहीं होती है। सो लेस रिएक्टिव देन आयरन, ये आयरन के मुकाबले क्योंकि कम रिएक्टिव है, सो फूड इज नॉट स्पॉइल्ड, तो फूड खराब नहीं होता। तो आपने टिन के डब्बे अपने घर में देखे होंगे, जैसे आपने मिल्क का पाउडर आता है उस डब्बे को देखा होगा, प्रोटीन का कोई पाउडर आता है उसका डब्बा देखा होगा। मोस्टली जो किचन में जो डब्बे होते हैं ऐसे वाले, तो लगते हैं वो किसी और मेटल के, लेकिन लोहे के होते हैं। बाहर की तरफ उनके ऊपर कवर किसका है, प्लेटिंग किसकी की गई है, टिन की। जिंक एक और मेटल है। ऑन आयरन ब्रिज, हमने बात की थी कि मोस्टली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का ही होता है। तो जिंक ऑन आयरन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल, लोहे के ब्रिज बनाए जाते हैं पानी के वाटर वेज के ऊपर। एंड ऑटोमोबाइल, गाड़ियां जो होती हैं वो मोस्टली उनमें बहुत सारी चीज़ें किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। तो उन आयरन की बनी हुई चीज़ों के ऊपर किसकी प्लेटिंग कर दी जाती है, जिंक की, चमकाने के लिए उनको। तो इसकी रस्टिंग नहीं होती है, और आयरन की तो रस्टिंग हो जाएगी तो ब्रिज तो खराब हो जाएगी जल्दी रस्ट होने के कारण। तो जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं उनके ऊपर भी आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी होती है, जिंक की। इलेक्ट्रोलाइट्स की अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हमने बात की थी, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, दूसरे जो एनोड होता है उससे उसके अंदर डिजोल्व होते जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जब खत्म हो जाता है, जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, अब देयर इज नो यूज ऑफ दैट रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जो अब बचा उसका कोई यूज नहीं है। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब ये इतनी छोटी तो बात नहीं, हमने बीकर में एक्टिविटी करके देख ली, बीकर वाला थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट है सर, क्या होगा। बट एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज, तो दुनिया में देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिस बिजनेस, वो जो इलेक्ट्रोलाइट बच गया है, जो यूज हो गया है, अब उसका क्या होगा। तो उसका डिस्पोजल करने के लिए गाइडलाइंस बनी होती है, डिस्पोजल गाइडलाइंस। उन गाइडलाइंस को फॉलो करके उनको डिस्पोज करना होता है आफ्टर यूज
पॉल्यूटिंग वेस्ट, वो वेस्ट बन जाता है, उसका पोल्यूशन हो सकता है, उसके कारण वाटर बॉडी में छोड़ दिया गया तो वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स है, द लाइफ ऑफ दोज एक्वेटिक एनिमल्स विल बी इन डेंजर। सो द डिस्पोजल शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस। कहाँ छोड़ना है उसका पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हुई है, अकॉर्डिंग टू दोज वी शुड फॉलो दोज नॉर्म्स, देन ओनली वी शुड डिस्पोज इन द वाटर बॉडी एटसेट्रा। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर लें, हमने बात की थी किस बारे बात कर लें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। हमने कॉपर वाली एक्टिविटी की बात की थी। अगर हमारी चम्मच है, सपोज ये चम्मच है, ये किसकी बनी है, सिल्वर की बनी है। अब हमें इसको गोल्ड का बनाना है तो क्या करेंगे हम ये डिजायर्ड मेटल कौन सी हो गई, गोल्ड, ये है सिल्वर की, तो डिजायर्ड मेटल गोल्ड वाला तो क्या बनाएंगे, क्या लेंगे हम, एनोड लेंगे, कैथोड, एनोड लेंगे, यस, क्योंकि एनोड लेंगे तो एनोड से सॉल्यूशन के अंदर जाएगा गोल्ड। और जो सिल्वर की जो चम्मच है, स्पून, उसका क्या बनाएंगे हम, कैथोड बनाएंगे, क्योंकि कैथोड किससे कनेक्टेड होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो इसके ऊपर कौन आएगा, पॉजिटिव वाला आयन, किसका, मेटल का। हमने बात की थी मेटल्स के आयन ज्यादातर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। तो पॉजिटिव आयन किसके ऊपर आएगा, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो किस पे आएगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा। तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम बना लेंगे चांदी का, तांबे का, किसी भी चीज का बना लेंगे। तो जिसके ऊपर हमें गोल्ड की प्लेटिंग करवानी है तो उस मटेरियल को, उस आर्टिकल को क्या बना लेंगे हम, उसका बना लेंगे हम कैथोड, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और अब वो जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन क्या लेंगे हम, अगर हमें गोल्ड की इसके ऊपर प्लेट चढ़ानी है तो गोल्ड का सल्फेट, गोल्ड का क्लोराइड, गोल्ड का कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे हम, ओके। तभी तो गोल्ड, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगी तो गोल्ड के क्या बनेंगे, पॉजिटिव आयन बनेंगे। पॉजिटिव आयन किसके ऊपर आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन गोल्ड के पॉजिटिव हैं, तो जाएंगे नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो कि कौन सा वाला है, कैथोड वाला, ओके। अगर हमें इसी तरह से कोई और मेटल को भी डिपॉजिट करना तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उस मेटल को जो डिजायर्ड है उसको क्या बनाना पड़ेगा, उसका एनोड बनाना पड़ेगा। और सॉल्यूशन में भी वही मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। और जिसके ऊपर चढ़ाना है, चांदी के ऊपर चढ़ाना है सोना, तो चांदी को क्या बनाएंगे, कैथोड। अगर तांबे के ऊपर चढ़ाना है सोना तो तांबे का, कॉपर को क्या बनाएंगे हम, कैथोड। तो जिसके ऊपर कोई मेटल चढ़ानी है उस मेटल को तो क्या बनाएंगे हम, उस मटेरियल को तो क्या बनाएंगे हम, कैथोड। और जिसकी जो हमें लेयर चाहिए, गोल्ड की लेयर चाहिए, तो गोल्ड को क्या बनाएंगे हम, एनोड। और सल्फेट जो सॉल्यूशन लेंगे वो सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन भी किसका होगा, डिजायर्ड मेटल वाला ही। गोल्ड चढ़ाना है तो गोल्ड की लेयर लेनी पड़ेगी, गोल्ड का ही सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस एंड दिस चैप्टर। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। Most liquids that conduct electricity are solutions of blank and blank and blank, 3 blank spaces दे रखे हैं। तो ड्यूरिंग द चैप्टर हमने बात की 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जो कि लिक्विड्स हैं और वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। कौन से होते हैं वो, एसिड्स के सॉल्यूशन, बेसिक के सॉल्यूशन एंड सॉल्ट्स के सॉल्यूशन। तो एसिड्स, बेसिक एंड सॉल्ट्स इसमें आंसर आ जाएगा। B question, the passage of an electric current through a solution causes, एक सॉल्यूशन के अंदर से अगर एक इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण उस सॉल्यूशन में कौन सा इफेक्ट क्रिएट होता है, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है, दैट इज केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट सी, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की हमने बात की, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है जो कॉपर गेट्स deposited on the plate connected to the which terminal of the battery। कॉपर डिपॉजिट कौन से प्लेट पे होगा जो कि कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हमने बाकी कॉपर का जो आयन बनेगा, एक्चुअली मेटल है ही, तो मेटल के जो आयन बनते हैं वो पॉजिटिव आयन बनते हैं हमेशा। तो पॉजिटिव आयन किस पे जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। And the last one is this, the process of depositing a layer of any desired metal on another metallic object। दूसरी मेटल के ऊपर किसी डिजायर्ड मेटल को डिपॉजिट करना by means of electricity, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, is called, सी ए करना बेटा, इसको ये गलती से सी यू हो गया मुझसे, is called, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके, जिसके बारे में बात की चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, when the free ends of a tester
टेस्टर की बात की जिसमें दो फ्री एंड्स छूट जाते हैं, उसके बाद हम अलग अलग हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट टेस्टर. So those two ends are dipped into a solution. The magnetic needle shows deflection. Okay, so the magnetic needle has been connected into that circuit in place of the bulb. So it is showing the deflection. So that means, can you explain the region? So the question is, can you explain the region? Yes, we can explain the region. And why? Because the deflection is there. The deflection of the magnetic needle shows that the solution is a good conductor, because due to the electric current the wire or the coil of the wire has gone into the magnetic form, magnet ban gayi hai, electromagnet ban gayi hai. Due to that there is a reflection in the magnetic needle. It means the solution is good conductor. Now the next question is this: name 3 liquids which when tested in the manner shown in figure 14.9, जो कि फिगर दिखा रखा है उसकी तरह से अगर लिक्विड्स को टेस्ट किया जाता है तो 3 लिक्विड्स को बताना नाम बिलो मे कॉज द मैग्नेट नीडल टू डिफ्लेक्ट. ये जो मैग्नेट नीडल दिखा रखी है कंपास नीडल, इसमें डिफ्लेक्शन आए, ऐसी कोई 3 लिक्विड्स के नाम बताने हैं. तो डेफिनेटली हमने बात की कि इसमें डिफ्लेक्शन ओनली तभी आएगा जब ये जो सॉल्यूशन होगा वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट होगा. ओके, तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन से होते हैं? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के सॉल्यूशन. तो आप इनमें से किसी के भी 3 एग्जांपल बता सकते हैं. तो यहाँ पे 3 एग्जांपल देखिए. टैप वाटर, जो पानी पीने के लिए होता है टैप वाटर, उसमें सॉल्ट्स होते हैं डेफिनेटली, तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक सॉल्यूशन हो गया. तो इसकी तरह से आप और भी कोई एग्जांपल बता सकते हैं. Next question number 4 is this: the bulb does not glow in the setup shown in figure. इसमें जो बल्ब दिखा रखा है वो ग्लो नहीं करता है. तो list the possible reasons. What are the reasons? You have to write, explain your answer. So we have talked in this chapter about the reasons which are behind the not glowing of the bulb. So different reasons may be there. So the possible reasons may be, क्या क्या हो सकते हैं कारण? The connections of the circuit may be loose. इसमें सर्किट में कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना वो लूज है. ओके, या bulb may be fused. The bulb may be, this is the fused filament is, it is having filament इसका fuse हो गया है. इसके अलावा it may be the cells which are used up, जो cells connect किए गए हैं those are exhausted, and the liquid may be poor conductor. जो liquid लिया गया है वो poor conductor. तो इनमें से कोई भी कारण चारों में से हो सकते हैं. तो हम चेक करके अलग अलग कारणों को उसके बाद में we can make it conducting or we can make it glowing the bulb. Question number 5: a tester is used to check the conduction of electricity through 2 liquids labeled A and labeled B. The 2 liquids are there, तो उनका कंडक्शन चेक करने के लिए एक टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है. It is found, ये पाया गया that the bulb of the tester glows brightly for liquid A. जब लिक्विड ए को चेक करते हैं उसी टेस्टर से तब तो ग्लो करता है ब्राइटली, बहुत तेजी से ग्लो करता है. while it glows very dimly for liquid B. लेकिन लिक्विड बी में जब इस टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो बल्ब है वो काफी डिम जलता है. सो यू वुड कंक्लूड दैट. तो क्या रिजल्ट निकालेंगे आप, क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप? 4 ऑप्शंस आर देयर, 4 ऑप्शंस आर देयर. ए, लिक्विड ए इज ए बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी. लिक्विड ए में ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा था तो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है लिक्विड बी के मुकाबले. लिक्विड बी इज ए बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए. लिक्विड बी जिसमें कि डिम चल रहा था वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर ए के मुकाबले. बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, दोनों इक्वल कंडक्टिंग है. एंड कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर. इस तरह से हम कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकते. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने देखा ए में ब्राइट ग्लो कर रहा है तो वो करेक्ट आंसर ये है कि वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है. और डी लिक्विड में वो डिम कंडक्शन कर रहा है, डिम जल रहा है, इसका मतलब वो पुअर कंडक्टर है, वो उसके मुकाबले पुअर कंडक्टर है. सो द आंसर इज 1, दिस फर्स्ट वन. वी कंक्लूड दैट द ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6: डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? प्योर वाटर का मतलब विच इज नॉट हैविंग एनी इम्प्योरिटी. उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, न सॉल्ट, न कोई एसिड, न कोई बेसिस, नथिंग इज डिसॉल्व्ड, इट इज ओनली वाटर. इसका मतलब वो क्या बन गया? एक तरह से वो हो गया डिस्टिल वाटर बन गया. सो इफ नॉट,
तो अगर वो नहीं, तो हमने डिस्टिल वाटर के बारे में बात की, बिकॉज विच इज नॉट हैविंग एनीथिंग डिजोल्व। डिस्टिल वाटर में भी कोई सॉल्ट नहीं होता, इसका मतलब वो भी कंडक्शन नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये प्योर वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता। आप प्योर ये मत समझिए आप पीने के लिए पानी, पीने वाला पानी जो होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर, बट दिस इज रिटन हियर प्योर वाटर। इफ नॉट व्हाट कैन बी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, तो सिंपल सी बात है, ये कंडक्शन तो नहीं करेगा। इसको कंडक्शन बनने के लिए क्या कर सकते हैं, कंडक्टिंग बनाने के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। नो, द प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं करेगा क्योंकि इट इज नॉट हैविंग द सॉल्ट्स, द एसिड्स और द बेसिस। तो क्या करें इसको कंडक्टिव बनाने के लिए, वी हैव टू ऐड सम एसिड और सम बेस और सम सॉल्ट। तीनों में से कुछ भी हम डिसॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा एसिड्स का या बेसिस का या सॉल्ट्स का। ये तीनों सॉल्यूशंस एक्चुअली हमने बात की कंडक्टिंग होते हैं। प्योर वाटर कैन बी मेड कंडक्टिंग by dissolving salt in it। सॉल्ट ऐड कर सकते हैं आप, इसकी जगह बेस भी लिख सकते हैं और बेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडक्टिंग मैंने गलत लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कैन बी मेड कंडक्टिंग बाय डिसॉल्विंग, कंडक्टिंग फिर इसके बाद में लिखना बाय डिसॉल्विंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन केस ऑफ ए फायर, कहीं पर आग लग गई है, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेस, फायरमैन पानी की जो होजेस होते हैं उनका इस्तेमाल करें, पाइप्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, इसके पहले क्या करते हैं, दिस शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ दैट एरिया, उस एरिया की सप्लाई जो होती है बिजली की उसको काट देते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पर खास बात है पानी से रिलेटेड क्या, द वाटर यूज्ड इन वाटर होजेस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली वो जो पानी लेकर आते हैं वो प्योर वाटर तो लेकर आते हैं, नहीं भाई प्योर करके लेकर आना है ना डिस्टिल वाटर लेकर आएंगे, वो नॉर्मल वाटर लेकर आता है। और नॉर्मल वाटर में चाहे वो किसी भी वाटर बॉडी से लेकर आएंगे तो उस क्या होगा, वो कंडक्टिंग होगा, बिकॉज इट मे बी हैविंग a lot of salts, it may be having minerals, so that is a good conductor। fireman shut off the main supply, तो सप्लाई को काट देंगे वो, बिकॉज इफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूज, अगर वो सप्लाई नहीं काटेंगे तो क्या होगा, दिस मे बी हाई रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ ड्यू टू वाटर। तो पानी के कारण इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हो जाएगी, उनके अंदर चली जाएगी या आसपास के लोगों में चली जाएगी, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट लोगों के अंदर से जाएगी, लोगों की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द चाइल्ड स्टेइंग इन द कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन का मतलब द सी कोस्ट, सी कोस्ट के एरिया में जो रहते हैं, तो एक ऐसा बच्चा है विच इज लिविंग देयर, टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर, वो ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट करता है, एंड ऑल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर, उसके पास टेस्टर है, उसने टेस्ट किया पीने के पानी को, ड्रिंकिंग वाटर को, और जो वहाँ सी वाटर है समुद्र का पानी उसको भी इसने टेस्ट किया टेस्ट की हेल्प से। तो ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल लगा रखी है उसने सर्किट में बल्ब की जगह पर, डिफ्लेक्ट्स मोर इन द केस ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर के केस में वो डिफ्लेक्शन नीडल में, द कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन ज्यादा आता है ड्रिंकिंग वाटर के मुकाबले। सो द क्वेश्चन इज कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने बात भी की थी, द सॉल्ट सॉल्यूशन, द एसिडिक सॉल्यूशन और द बेसिक सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर, क्योंकि सी वाटर कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट देन ड्रिंकिंग वाटर के मुकाबले सॉल्ट ज्यादा होते हैं सी वाटर में, और हर साल उसमें तो आपको पता है सॉल्ट्स बढ़ते ही जाते हैं। सो द सी वाटर इज ए better conductor of electricity। This is the reason that the compass needle deflects more in the case of sea water। इसलिए sea water के मामले में उसमें deflection compass के needle में ज्यादा आता है। Next question number 9। Is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour? And explain। Electrical repairs के लिए, किसी मरम्मत के काम के लिए इलेक्ट्रिशियन को क्या बारिश के दिनों में हैवी डाउनपोर हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है, तो बाहर जाना उसके लिए काम करना सेफ है क्या, समझाइए। तो हम बोलेंगे सेफ नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। क्यों सेफ नहीं है, because during heavy downpour there is a higher risk of electrocution, इलेक्ट्रिसिटी का करंट का फ्लो हो जाएगा उनकी बॉडी में। as the rain water becomes good conductor while falling down on the earth। रेन वाटर जो है वो एक्चुअली डिस्टिल वाटर होता है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आता है तो एयर में जो गैसेस नेचुरली प्रेजेंट होती हैं या पोल्यूशन के कारण, दोनों ही कारणों से प्रेजेंट होती है, नेचुरली भी होती हैं गैसेस CO2 एक्सेट्रा,
तो उनके साथ वो मिल जाता है, रिएक्शन करके वो ऑक्साइड्स बना लेता है। ओके, और वो ऑक्साइड्स की नेचर होती है एसिडिक या बेसिक। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर डिस्टिल वाटर बरस रहा था क्लाउड से, वो नीचे आते आते क्या बन गया है, वो गुड कंडक्टर बन गया। डिस्टिल वाटर तो क्या था, पुअर कंडक्टर। सो इट इज नॉट सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Paheli had heard that rain water is as good as distilled water, कि रेन वाटर है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि डिस्टिल वाटर के जितना ही। So she collected some rain water in a clean glass tumbler, ग्लास के टम्बलर में, कांच के बने हुए ग्लास में उसने, टम्बलर का मतलब गिलास होता है, उसमें कलेक्ट किया रेन वाटर एंड टेस्टेड इट यूजिंग ए टेस्टर, टेस्टर का इस्तेमाल किया उसने, टेस्ट किया उसको। टू हर सरप्राइज, उसको आश्चर्य हुआ किस बात का, शी फाउंड दैट द कंपास नीडल शोड डिफ्लेक्शन, तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आया, रेन वाटर लिया था उसने। व्हाट कुड बी द रीजंस, इसका मतलब रेन वाटर ने डिफ्लेक्शन किया, इसका मतलब दैट इज कंडक्टिंग, दैट इज गुड कंडक्टर। तो रेन वाटर की हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बात की, दैट व्हेन इट कम्स डाउन ऑन द अर्थ इट बिकम्स एसिडिक और बेसिक और सॉल्टी। रेन वाटर इज लाइक डिस्टिल्ड वाटर बट सम impurities आर मिक्स्ड इन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, एयर में जब नीचे की तरफ आता है फ्रॉम द क्लाउड टू द अर्थ, तो उस वक्त एयर में प्रेजेंट द गैसेज हैं वो उसमें मिक्स हो जाती हैं एंड दे मेक्स इट कंडक्टिंग। These impurities make the rainwater conducting. This could be the reason for the deflection of compass needle. इसके कारण वो needle में deflection आता है। Next question number 11. Prepare a list of objects around you that are electroplated. तो electroplated objects की list बनानी है, तो आप इससे भी बड़ी list बना सकते हो। ये छोटी लिस्ट बनी है, pots of metals, bath taps, ornaments, कहने rims of vehicles, handlebar of bicycles and motorcycle, sorry, kitchen gas burner, bottom of cooking utensils, handles of doors, दरवाजों के हैंडल, टिन कैन, टिन के डब्बे are the some objects around us that are electroplated. इनसे ज्यादा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th. The process that you saw in activity 14.7 is used for purification of copper. हमारे इस चैप्टर में कॉपर के प्योरिफिकेशन के लिए नहीं बात थी, लेकिन वो जो फिगर 40.7 है वो अभी हम बात करते हैं। ये वाले फिगर, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए भी। हमने इसके बारे में बात की थी कि इसके थ्रू क्या किया जाता है, इसके थ्रू किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, लेकिन इसी मेथड का इस्तेमाल करके कॉपर को प्योरिफिकेशन भी करते हैं, कॉपर को प्योर भी करते हैं। सो ए थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड ए थिक रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। तो पतली जो प्लेट है कॉपर की वो प्योर है और थिक रोड है वो इम्प्योर है, कॉपर की दोनों, उनको इलेक्ट्रोड बनाया गया है। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रोड इज sought to be transferred to the thin copper plate. जो मोटी वाली इम्प्योर कॉपर की जो रोड है, डेफिनेटली उसको, उससे कॉपर जाना चाहिए, उसको प्योर करना है, वो ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाए, थिन जो कॉपर प्लेट है उसके ऊपर जाना चाहिए। ये ख्वाहिश है हमारी, चाहते हैं वैसा हो। So which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? तो एनोड है जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कौन सा इलेक्ट्रोड जुड़ा होना चाहिए। इनमें से जो इलेक्ट्रोड बनाएंगे, थिन वाली प्लेट को या थिक वाली को, तो हम चाहते हैं कि थिन वाली के ऊपर जाकर जमा हो जाए थिक वाली से। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किसको करेंगे हम, थिक वाली को, इम्प्योर को। तो वहां से यू कॉपर उसमें से डिजोल्व होगा, नीचे की सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से कहाँ चले जाएगा, वो पतली प्लेट के ऊपर, जो कि किससे कनेक्टेड होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। सो दैट इज द आंसर। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन में डायग्राम, इसमें क्या है, हम यहाँ पर कॉपर की प्लेट लगाएंगे, कौन सी वाली, सॉरी मोटी वाली, थिक वाली रोड लगाएंगे यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इसमें से कॉपर नीचे की तरफ डिजोल्व होगा सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ से फिर वो कॉपर का, क्योंकि आयन कौन सा बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, यहाँ से किस पे जाएगा पॉजिटिव वाला आयन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड ही है क्योंकि ये टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से जो कनेक्टेड इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कॉपर के आयन जाकर जमा होंगे, तो कॉपर फिर जमा हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, यहाँ से कॉपर इस थिक वाली रोड से कलेक्ट होकर इसके ऊपर जाता रहेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी जब तक कि ये कॉपर इम्प्योर जो था वो प्योर नहीं हो जाता है। सो दिस द आंसर। The rod of copper plate should be connected to the positive terminal of battery
because when electric current is passed through the copper sulfate solution, it dissociates into copper and sulfate. इसके बारे में बात की थी हम, कॉपर के अलग आयन बनते पॉजिटिव वाले और सल्फेट का रेडिकल बनता है नेगेटिव वाला. The free copper drawn to the negative terminal of the battery gets deposited on it. जो कॉपर के जो आयन्स होते हैं पॉजिटिव वाले होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो कि कौन सा वाला, ये वाला. Okay. Gets deposited on it. On the other hand, the loss of copper from the solution would be regained from the impure copper rod which is connected to the positive terminal of battery. जो लॉस हुआ कॉपर का, वो इसमें से लॉस जो कॉपर का यहाँ से वो इस सॉल्यूशन में से वो वापस कहाँ से आ जाएगा, इस थिक रोड से. तो इससे कॉपर इसमें डिसॉल्व होगा और यहाँ से वो चला जाएगा थिन वाली कॉपर प्लेट के ऊपर. सो दिस विल बी द वे we will deal with this. So with this the question, the chapter has been concluded.